हाँ जी, एक्सटर्नल एनालिसिस समझ आया। चैप्टर 7 के वो सारे मॉडल्स, 5 फोर्सेस क्या है, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप किस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा है और प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है। जब हम एक्सटर्नल एनालिसिस कर लेते हैं इदारों में तो फिर ये ज़रूरी है कि हम अपना इंटरनल एनालिसिस भी करें। और इंटरनल एनालिसिस थोड़ा सा एक बोरिंग एनालिसिस होता है। आपने बाहर की दुनिया को देखें तो मज़ेदार है ना कि कंपेटिटर्स क्या हैं, फलाना। अपने एनालिसिस में बहुत सारे एनालिसिस होते हैं, डिपार्टमेंट्स का एनालिसिस होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कैसा है, हमारी कैपेसिटी क्या है, हमारा क्वालिटी का सिस्टम क्या है, किस तरह से है। तो यहाँ किताब जिन बातों पे बात कर रही है हम उसको लेके चलेंगे। इंटरनल एनालिसिस को हम पोजीशन एनालिसिस भी कहते हैं। अब हमने अपना पोजीशन एनालिसिस स्टार्ट करना है तो उसमें एक छोटी सी डिस्कशन है। मैंने एक डायग्राम यूज़ की है जो कि सिलेबस में नहीं है और जस्ट उसको इसलिए यूज़ किया है कि हम उसको देख के ज़रा समझ सकें। आपने अपनी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी देखनी है। किसी भी इदारे की स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी क्या है, कोई भी इदारा स्ट्रेटेजिकली क्या क्या कर सकता है। एक इदारा, मतलब मैं कहूँ हमारे इदारे की क्या कैपेबिलिटी है तो हम कहेंगे हमारी कैपेबिलिटी ये है कि हमारे पास जो टीचर्स हैं और हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हम उसको बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज़ करके बच्चों को एक आइडियल टाइम टेबल दे के एक मुनासिब सी फीस में उनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकें। तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। तो स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज अबाउट के एक एंटिटी की एबिलिटी कि वो यूज़ कर सके अपने रिसोर्सेज को थ्रू अपनी कंपिटेंस जो कि उन्होंने अपनी एक्टिविटीज़ के थ्रू अपने प्रोसेसेस में डेवलप की है। द वेज इन विच दीज एक्टिविटीज़ आर लिंक इंटरनली एक्सटर्नली, उनको किस तरह से कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम क्लास पढ़ा रहे हैं, क्लास को हम कैमरे से कनेक्ट करके ऑनलाइन दे रहे हैं। हम अपने बच्चों को इंटरनली एक्सटर्नली हर तरह से अगर कवर कर रहे हैं, हम अपने टीचर्स को, अपने प्रोसेस को, अपने सिस्टम को यूज़ करके बेहतर तरीके से अगर एक अच्छी वैल्यू जनरेट कर रहे हैं एंड ओवरऑल बैलेंस ऑफ कोर कंपिटेंस अक्रॉस एंटिटी, तो ये हमारी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी है। कोई भी इदारा क्या कर सकता है उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी का मतलब स्ट्रेटेजिक लेवल पे एक इदारा, हम कहते हैं जी एप्पल तो कुछ भी कर सकता है, टेस्ला तो यूं भी कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि टेस्ला अपनी कंपिटेंस को कैसे यूज़ करता है, वो गाड़ियों को किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, वो कौन कौन सी चीज़ को किस किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, तो हमें उन पर भरोसा है। तो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी इज़ कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी कि वो अपना कंपेटिटिव एडवांटेज किस तरह से हासिल कर सके। ये किस तरह से आती है, इसमें एक पूरा एक मैप होता है। अगेन ये मैप हमारी किताब में कहीं नहीं है, ये मैंने एडिशनल डिस्कस किया है समझाने के लिए। सबसे पहले बेसिकली आपके रिसोर्सेज होते हैं। आप आइडेंटिफाई करते हैं भाई हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए। फॉर एग्जांपल हमें कंपिटेंस चाहिए, हमारे टीचर बड़े अच्छे होने चाहिए, या मतलब हमें कंपिटेंस होना चाहिए कि जी हमारा फॉर एग्जांपल हम कहें जी हम 5 सब्जेक्ट्स में पाकिस्तान में टॉप में आ जाएं। तो ये कंपिटेंस के लिए हमें कुछ रिसोर्सेज चाहिए। हम 5 सब्जेक्ट्स में टॉप में आने का मतलब है कि हमें कुछ 5 टीचर्स या 2-3 टीचर्स जो उन सब्जेक्ट को डील कर रहे हों वो ऐसे होने चाहिए जिससे हमारी वो कंपिटेंस बने। तो सबसे पहले होती है आपके रिसोर्सेज। आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से रिसोर्सेज हमें चाहिए। कोई भी बिज़नेस, किसी भी बिज़नेस में बहुत टॉप नॉच किस्म की अगर फर्नीचर लॉन्च करना है तो सबसे पहले उसको रिसोर्सेज चाहिए, लकड़ी चाहिए, उनको अच्छे लेबर चाहिए जो उसको बना सकें, रिसोर्सेज। देन उसके बाद देखिए हम कर क्या सकते हैं। लकड़ी तो आ गई, मजदूर भी है, अब हम लकड़ी के साथ क्या क्या कर सकते हैं। हम किस किस डिज़ाइन की कुर्सी बना सकते हैं, हम किस किस शक्ल की कुर्सी बना सकते हैं, हमारे पास कितनी मशीनरी है, हमारे पास क्या स्ट्रेटजीज़ हैं, हम क्या सलाहियतें रखते हैं। तो रिसोर्सेज, उसके बाद फिर आपकी कैपेबिलिटीज़, आपकी वो सलाहियतें जो आप उन रिसोर्सेज के ऊपर अप्लाई करेंगे कि अब हम इन चीज़ों को किस तरह से लेके चलें। देन उससे आपकी डेवलप होती है कंपिटेंस। रिसोर्सेज अगला स्टेप क्या है, कैपेबिलिटीज़, क्या क्या कर सकते हैं, और जो कर सकते हैं वो करके दिखा दिया तो फिर क्या डेवलप हुआ, कंपिटेंस। जब कंपिटेंस डेवलप हो गई तो आप परफॉर्म करेंगे, जब आप परफॉर्म करेंगे तो आपके पास पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो उस पैसे से दोबारा नए रिसोर्सेज लेंगे, मज़ीद रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करेंगे, मज़ीद सिस्टम पे इन्वेस्ट करेंगे, कैपेबिलिटीज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, अपनी कंपिटेंस मज़ीद बढ़ाएंगे और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा आगे चलते चले जाएंगे। क्या ये बात समझ आ रही है? तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन रिसोर्सेज कैसे हैं और कंपिटेंस क्या है। कंपिटेंस बेसिकली आप किस किस जगह पे महारत रखते हैं और रिसोर्सेज आपके पास है क्या। अच्छे रिसोर्सेज नहीं हैं तो अच्छी कंपिटेंस डेवलप नहीं होगी, बट अच्छे रिसोर्सेज के बाद भी हो सकता है अच्छी कंपिटेंस डेवलप ना हो। फॉर एग्जांपल हम कहें, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कहता हूँ जी अली इमरान साहब हमारे पास टैक्स में अवेलेबल हैं और मैं लॉ में अवेलेबल हूँ। ग्रुप ए के बच्चे पहले 3 पेपर जो उठाते हैं उसमें रिपोर्टिंग, टैक्स और लॉ होता है।
अब मैं क्या करूं, टैक्स और लॉ की क्लास सेम टाइम पर रख दूं, तो मैंने रिसोर्सेज का सत्यानाश फेर दिया। मेरी कैपेबिलिटीज़ नहीं है कि मैं अच्छा इदारा चला सकूं, क्योंकि मुझे इतनी समझ नहीं आई कि मैंने अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल कैसे करना है। तो अच्छे रिसोर्स होने के बावजूद मैं कंपिटेंस तक नहीं पहुंच पाया, मेरी कैपेबिलिटी का मसला हो गया। मैं जो है वो चीज़ों को सही से लेके चल नहीं सका। बात समझ आ रही है? तो द डिस्कशन इज़ कि आप अच्छे रिसोर्सेज पकड़ें, उन रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जिससे आप एक कंपिटेंस डेवलप करें, और कंपिटेंस डेवलप करने से आप बिज़नेस चलाएं, रेवेन्यू जनरेट करें, और फिर उसको अपने रिसोर्सेज में दोबारा लगा के दोबारा से। तो रिसोर्सेज, अच्छा मैं बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाऊँ और टीचर्स अच्छे ना हो तो भी बेकार है। बहुत अच्छे टीचर्स हैं और गंदा टाइम टेबल बनाया तो भी बेकार है। टीचर्स भी अच्छे, टाइम टेबल भी अच्छा, कंपिटेंस आ गई, उसके बाद मैं रिसोर्सेज होल्ड ना कर सकूं, वो भी गलत है। रिसोर्सेज अगर मेरे पास देर तक रहें, अगर मैं एक सिस्टम बनाऊं, उस सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता लोगों को मेरे इदारे से फ़ायदा हो रहा है, तो देन आइडियली मैंने वो गेम अचीव कर ली जो मुझे अचीव करनी चाहिए थी। तो सबसे पहली कहानी होती है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज की बेस पे फिर आप कुछ कैपेबिलिटीज़ डेवलप करते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, और देन उसकी बेस पे फिर आप कंपेटिटिव एडवांटेज लेके आते हैं कि आप अपनी वो डेवलप कर लेते हैं, एक कंपिटेंस डेवलप कर लेते हैं। उससे क्या होता है, आपकी स्ट्रेटजी को सपोर्ट मिलती है। वो स्ट्रेटजी ये कि ठीक है जी, हम अपने रिसोर्सेज से जनरेट करेंगे, और फिर आपको पैसे मिल जाते हैं दोबारा से वो करने के लिए। आप गैप आइडेंटिफाई करते हैं, आप कहते हैं इतने रिसोर्सेज थे तो मैं यहाँ तक पहुँचा, तो अगर इतने और रिसोर्स होते, फॉर एग्जाम्पल बड़ी अच्छी कंपिटेंस बड़े टीचर के साथ एक छोटे कैंपस से शुरू करें, हम कहें यार ज़बरदस्त हमने टारगेट अचीव कर लिया, लेकिन अगर कैंपस बड़ा होता तो गेम और ज़बरदस्त हो जाती। अगर हम 10 मरले में थे तो हमें 2 कनाल में आना चाहिए था। अगर हम इस तरह से थे तो फिर क्या होता है कि आप उसको री इन्वेस्ट करते हैं, दोबारा से रिसोर्सेज पे इन्वेस्ट करते हैं, नई कैपेबिलिटीज़ पे काम करते हैं, नई कंपिटेंस डेवलप करते हैं, और चीज़ें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये मैप समझना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी अलग अलग कंपोनेंट्स में हमारी बहस होगी। अब यहाँ तक सब ओके, एक स्टेप आगे चलते हैं। कस्टमर की नीड्स क्या, ये समझना बड़ा ज़रूरी है। कस्टमर को क्या चाहिए, बल्कि ये मैं दिखाऊं क्यों, मैं आपसे पूछूं कस्टमर को क्या चाहिए? अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्राइस, अच्छी सर्विस, फ्लेक्सिबिलिटी, आफ्टर सेल सर्विस, सपोर्ट, तमीज़ से बात की जाए, ठीक है, बहुत ही अच्छा इदारा है, और जहाँ पे आप जाएं और आपसे गलत तरीके से बात की जाए तो आप कहेंगे कि नहीं इस तरह से। आप एक रेस्टोरेंट जिसके वेटर बदतमीज़ हो, आप वहाँ जाना छोड़ देंगे। तो कस्टमर को क्वालिटी भी अच्छी चाहिए, और क्वालिटी के इर्द गिर्द जो सपोर्ट चीज़ें हैं वो भी अच्छी चाहिए। ये कस्टमर और कंज्यूमर में क्या फ़र्क है, किताब ने डिस्कस नहीं किया, एडिशनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ एहतियातन। कंज्यूमर वो जो एंड कंज्यूमर जो कि उसको यूज़ करेगा, एंड कंज्यूमर जो उसे यूज़ करेगा, कस्टमर जो खरीदता है, और कंज्यूमर जो उसे यूज़। कस्टमर कैन बी कंज्यूमर, कैन नॉट बी कंज्यूमर। आपके वालिदैन ने आपका PRC में एडमिशन कराया, वो कस्टमर है कॉलेज के, और क्लासें कौन ले रहा है? आप लोग, कंज्यूमर। यहाँ पे प्रोजेक्टर कॉलेज के लिए ख़रीदेंगे मैनेजमेंट वाले लोग, वो कस्टमर है। यूज़ करेगा टीचर क्लास में, वो कंज्यूमर है। वालिदैन घर जाते हुए फल ख़रीदेंगे, कस्टमर। यूज़ करेंगे, कंज्यूमर। बिज़नेस कस्टमर को फोकस करे या कंज्यूमर को फोकस करे? पहले कस्टमर को फोकस करे, फिर कंज्यूमर को फोकस करे। 4 P होते हैं मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस, प्रमोशन। जी जी बिल्कुल। अब अगेन मैं वो बता रहा हूँ ना कि ये 4 P's हैं, इन 4 P से सारी कहानी तय होती है। मैं कस्टमर से कहूँ बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है ले जाओ, और ज़बरदस्त ना हो, दोबारा नहीं आएगा। फल बेचने वाला सस्ते में फल बेच देगा एक वालिद को, वो घर लेके जाएगा, घर वाले बच्चे कहेंगे सर ये अब्बा जी ये ख़राब सेब थे, वो दोबारा उधर नहीं आएगा। सेब भी अच्छा होना चाहिए, बट अच्छा सेब रखा हुआ दुकान के अंदर कौन ख़रीदेगा जब तक बाहर एक अच्छी प्रमोशन ना हो रही हो। तो सम टाइम आप बात करते हैं प्रोडक्ट के ऊपर। प्रोडक्ट अच्छी बनानी होगी आपको कंज्यूमर के लिए, प्राइस अच्छी रखनी होगी कस्टमर के लिए, प्लेस सही रखनी होगी कस्टमर के लिए, अच्छी प्रमोशन करनी होगी। कई दफ़ा वो प्रोडक्ट जिसमें कंज्यूमर कस्टमर से कहते जाके ख़रीद के लेके आओ। टीवी पे ऐड दिखाएंगे, बच्चे कहेंगे जी हमें ये वाला खिलौना चाहिए, तो वाले जाके वो खिलौना लेके आएगा। तो कस्टमर और कंज्यूमर दोनों इंपॉर्टेंट है, यानी कि कस्टमर इज़ द वन हु परचेज द प्रोडक्ट, और कंज्यूमर इज़ द वन जो कंज्यूम करता है। ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। तो हुआ ये कि बिज़नेस ने ये समझना है। अब अगर बिज़नेस ये देखे कि कंज्यूमर की क्या नीड है,
कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्लास अच्छी होनी चाहिए। वालिदैन आपका पीआरसी में एडमिशन करा देते हैं, उसके बाद जब आपके अपने पास इख्तियार आता है कि आप अपने पैसों से एडमिशन कराएं, तो आप ढूंढते हैं वो कॉलेज जहां आपको अच्छी क्वालिटी का टीचर मिल जाए। वालिदैन को शायद ये नहीं पता था कि कौन सी क्लास में अच्छा टीचर, कौन सी क्लास में अच्छा टीचर नहीं है। उन्होंने कहा कौन सा कॉलेज कन्वीनियंट है, कहाँ किस तरह के पैसे हैं, उन्होंने प्लेस देखी, उन्होंने कन्वीनियंस देखी, उन्होंने नाम देखा और उन्होंने पैसे दे दिए। तो कस्टमर किसी और तरह से मुतासर होता है। कस्टमर को प्राइस डिस्काउंट्स दे दें, कस्टमर को इस तरह की कोई और ऑफर्स दे दें कस्टमर्स को, लेकिन कंज्यूमर को जब तक क्वालिटी नहीं मिलेगी प्रोडक्ट की, वो रिपीट नहीं करेगा। तो आपने कंज्यूमर को भी देखना है और कस्टमर को भी देखना है। कंज्यूमर को प्रोडक्ट अच्छी मिले, कस्टमर को प्राइस अच्छी मिले। तो प्राइस और प्लेस भी अच्छी होनी चाहिए। तो मार्केटिंग के जो 4 पीस हैं वो यही कहते हैं कि आपने अगर अच्छी मार्केटिंग करनी है तो दैट इज़ नॉट ओनली प्रमोशन, मार्केटिंग इज कंप्लीट चीज़। प्रोडक्ट भी ऐसी हो जो लोगों को फायदा दे, रिसर्च करें अपनी प्रोडक्ट को, हर वक्त अपडेट करें। यानी हमने कहा था देखें कंपेटर क्या कर रहे हैं फलाना, प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। नंबर 2 सही प्राइस पे होनी चाहिए। नंबर 3 प्लेस पे अवेलेबल भी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल साहिवाल के साथ एक गांव हो और उस गांव में एक बंदा बैठ के कहे कि जी मैंने ऑडी ख़रीदनी है और उसके पास पैसे भी हैं, और कराची के अलावा पूरे पाकिस्तान में शोरूम ना हो, और उसको ऑडी इसलिए ख़रीदनी है कि उसने अगले दिन शादी पे उस पर बैठ के जाना है, अपने बेटे की शादी पे ऑडी पे बारात जाए। अब प्राइस अफोर्डेबल है, प्रोडक्ट उसको समझ आती है, प्रमोशन अच्छी हुई हुई है, बट प्लेस से मार खा गया, वो उसकी प्लेस पे अवेलेबल नहीं है। तो अच्छी बिज़नेस स्ट्रेटजी ये है कि आप प्रोडक्ट भी अच्छी दें, प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी अच्छी करें, उसकी प्लेस भी सही तरीके से अवेलेबल करें, और फिर उसको प्रमोट भी अच्छा करें। प्रमोशन इज़ अबाउट के उसके ऊपर एडवर्टीजमेंट क्या करें। जब आप कहते हैं ना मार्केटिंग, तो फिर मार्केटिंग बड़ा वर्ड है। हम मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट को कन्फ्यूजिंगली हम मार्केटिंग कहते हैं, मार्केटिंग इस पूरे को कहते हैं। मार्केटिंग मिक्स 4 पी होते हैं, वैसे तो 7 पी होते हैं लेकिन हमारी किताब ने 4 बताए हैं। सर्विस सेक्टर में 3 और पीस भी होते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि कौन से पीपल हैं, क्या फिजिकल सेंस है, क्या प्रोसेस है। तो प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस और प्रमोशन। प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए, ये मार्केटिंग वालों का काम है कि वो देखें कि लोगों की क्या डिमांड है और उसके हिसाब से प्रोडक्ट का डिज़ाइन सजेस्ट करें। प्राइस ऐसी होनी चाहिए जो उस रेलेवेंट टारगेट कस्टमर को वो कर सके। मैं ये नहीं कह रहा प्राइस सस्ती होनी चाहिए, अगर आपका टारगेट ही महंगी वाली दुनिया है तो प्राइस महंगी होनी चाहिए। देन आपने प्लेस का डिसीजन लेना है कि आपने एक्सटेंसिव प्लेस पे अवेलेबल करना है, सिलेक्टेड प्लेस पे अवेलेबल करना है, आपने उसको फिजिकल अवेलेबल करना है, ऑनलाइन अवेलेबल करना है। देन आप डील करेंगे उसकी प्रमोशन। तो ये 4 पीस अच्छे होंगे तो आप कहीं ना कहीं अपना बिजनेस बेहतर कर सकेंगे। तो इंटरनल एनालिसिस में हमने देखना है इन 4 पीस पे क्या काम कर रहे हैं। डन। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एक और डायमेंशन कि हम सक्सेस को किस तरह से मैयर करते हैं। किसी भी इदारे की सक्सेस, एक रेस्टोरेंट है खाने पीने का, व्हाट आर द फैक्टर्स जो ज़रूरी हैं उसकी कामयाबी के लिए? क्या हो? उनकी जो मेन प्रोडक्ट, मतलब आप कई फीचर्स बताएं जिसकी बेस पे मैं कहूँ हाँ भाई ये खाने पीने वाला रेस्टोरेंट जो है ना ये कमाल कर जाएगा। आपने कहा उनकी जो प्रोडक्ट है, उनकी लोकेशन अच्छी हो, एम्बियंस अच्छा हो, कहीं ना कहीं हल्की फुल्की टेक्नोलॉजी भी अगर नज़र आए तो लोग उससे भी मुतासर होते हैं, एनवायरनमेंट, स्टाफ। अच्छा, ये आपने जितनी भी बातें की है ना, ये मैथमेटिकल बात नहीं की। आपने कहा खाना अच्छा हो, आपने ये नहीं कहा कि खाना कितने यूनिट अच्छा हो, क्वालिटेटिव बात है ना। स्टाफ अच्छा हो, व्हाट इज स्टाफ अच्छा हो, ये क्वालिटेटिव बात है। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स हैं, कुछ क्वालिटेटिव ऐसी चीज़ें हैं कि एक हॉस्पिटल की कामयाबी के लिए उसका सक्सेस रेट अच्छा हो, उसके डॉक्टर्स अच्छे हों, फलाना अच्छा हो, फलाना अच्छा हो। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो हमें आइडेंटिफाई करेंगे, व्हाट आर द फैक्टर्स जहां हमें परफॉर्म करना है। फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने के बाद अब इसमें ये 2 चीज़ों की कहानी है जो अक्सर लोगों को नहीं समझ आती। एक को हम कहते हैं CSF और एक को हम कहते हैं KPI। आप टीचर से पूछते हैं जी दोनों में क्या फ़र्क है, कहते हैं यार एवं किताब ने आगे पीछे करके लिखा हुआ है, दोनों सेम ही है। ये बेसिकली ये क्वालिटी है और ये क्वांटिटी है। ये है क्या रिक्वायरमेंट है कम से कम, और ये है उसके बेंचमार्क्स। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपने कहा स्टाफ अच्छा हो, उसका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर ये है कि आपके कम से कम 10 वेटर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हों, कम से कम बैचलर किया हुआ हो, और उन्हें एक ऐसा कोर्स किया हुआ हो जिससे उनको लोगों से डील करना आता हो।
क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर था कि आपके खाने में कुछ अच्छे आइटम होने चाहिए। केपीआई है आपका कम से कम 4 हॉट सेलिंग आइटम होने चाहिए। क्वांटिफाई कर रहे हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर आपके पास अच्छे डॉक्टर्स होने चाहिए। केपीआई कम से कम 3 अच्छे डॉक्टर होने चाहिए। आपका ऑपरेशंस का सक्सेस रेट अच्छा हो, 80% 85% कम से कम होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये वो डोमेन है जिसके अंदर हमने काम करना है और ये वो टारगेट्स हैं जो हमने अचीव करने हैं। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, तो कहानी समझ आ जाए तो ये अब अगली सारी डिस्कशन हमारी इजी है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स आर दो सक्सेस फैक्टर्स जो किसी भी बिजनेस की कामयाबी के लिए जरूरी है। तो व्हेन आई एम इन अ बिजनेस तो मुझे देखना होगा इस बिजनेस के CSF क्या है। तो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वो फैक्टर्स जो क्रिटिकल हैं किसी भी इदारे की सक्सेस के लिए। ये वो कंपोनेंट है स्ट्रेटेजी के जिसमें आपको परफॉर्म करना होगा। अब एक अच्छा, अब जब मैं जिस सेक्टर में बैठा हूं मैं उस सेक्टर की बात करूंगा। कॉलेज के लिए क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या है? अच्छे रिजल्ट्स, अच्छे टीचर्स, अच्छी प्लेस, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और अच्छा स्टाफ, अच्छा टेस्टिंग का सिस्टम, अच्छा टाइम टेबल, अच्छा निज़ाम। ठीक है, ये सब हवाई बात है। CSF हवाई बात है। अच्छे अच्छे अच्छे, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे अच्छे टीचर्स चाहिए। अब मुझे क्वांटिफाई करना है, मतलब मैं कब कहूँगा कि हाँ मैंने ये अच्छे टीचर अचीव कर लिए, जब मैं अपने कुछ इंडिकेटर्स को मीट कर लूँ। तो मैंने तय कर लिया कि मेरा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है कि मेरे पास कम से कम 2 थ्योरी के अच्छे टीचर होने चाहिए और 2 न्यूमेरिकल के अच्छे टीचर्स होने चाहिए। एक बेंचमार्क सेट कर लिया। अब मैं बेंचमार्क अचीव नहीं करूँगा तो मैं तड़पता रहूँगा कि मैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर पर काम कर रहा हूँ, लेकिन मैंने अपने टारगेट को मीट करना है। इस टारगेट पे पहुंचूंगा, मेरा ये सक्सेस फैक्टर अचीव हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो अगेन ये वो फीचर प्रोडक्ट या सर्विस, आपकी प्रोडक्ट या सर्विस में जो फीचर्स होने चाहिए, आपके जो सिस्टम में वो सारी चीज़ें होनी चाहिए जो कि आपका इदारा चलाने के लिए ज़रूरी है। तो यू मस्ट नो कि आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स क्या हैं। क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का आपस में क्या लिंक है, क्या उनका ताल्लुक है? CSF आइडेंटिफाई करेंगे, प्रोसेस में आप देखेंगे कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है जिससे आप स्ट्रेटेजिक चॉइसेस कर सकते हैं। यानी कि अब मुझे क्या काम करना है, मुझे किन किन चीज़ों पे काम करना है। मैं सक्सेस फैक्टर देखिए, पता लगा टीचर्स, मैंने कहा हो अकेला काफ़ी नहीं, कुछ टीचर्स भी होने चाहिए। अच्छा जी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, बहुत अच्छी सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन बच्चों के पास एक बड़ा कैंपस होना चाहिए, 2 कनाल की जगह होनी चाहिए, वहाँ पे वो सारा वो होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कमरे इस काबिल हों कि हम सही से पढ़ा सकें। तो आपको समझना होगा CSF इंपॉर्टेंट है स्टडी इंप्लीमेंटेशन के लिए। फिर हर CSF के लिए परफॉर्मेंस टारगेट सेट करने होंगे। तो जो मैयर टारगेट CSF की हैं वो क्या कहलाते हैं? की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। अब अगेन चूंकि रिवीजन क्लास में मार्जिन कम होता है तो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई स्लाइड सामने रखी है ताकि ज़्यादा ना लिखना पड़े, लेकिन ये आपसे पढ़ी भी नहीं जाएगी क्योंकि ये मैं किसी टाइम पे ऑन द गो किसी क्लास को कराते हुए उसमें लिखा था। तो मेरी बोर्ड पे इतनी गंदी राइटिंग है तो टैब पे तो बहुत ही गंदी राइटिंग होगी। CSF और KPI। CSF कॉलेज के लिए कॉम्पिटेंट टीचर होने चाहिए, थ्योरी में भी न्यूमेरिकल में भी। लोकेशन अच्छी होनी चाहिए, अफोर्डेबल फ़ी होनी चाहिए, पास रेट बेहतर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए। ये हवाई बात हो गई CSF। दीज आर द डायमेंशन जहाँ मुझे परफॉर्म करना है। और कितना परफॉर्म करना है? इतना। मैंने की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट कर लिए, 2 थ्योरी के, 2 न्यूमेरिकल के टीचर, कम से कम 10+ ईयर एक्सपीरियंस हो, कम से कम 12+ ईयर एक्सपीरियंस हो। फॉर एग्जाम्पल लोकेशन, गार्डन टाउन जो कि हब बना हुआ है उसके ±2 किलोमीटर में होना चाहिए। ये स्लाइड साल पुरानी है, मतलब विजन तो होना चाहिए ना कम से कम। फी अफोर्डेबल होनी चाहिए, ये पता नहीं क्या लिखा, अस्तगफिरुल्लाह, ये कुछ और है, ये कोई रिवीजन क्लास होगी। हाँ, मैंने लिखा होगा कि अर्ली एनरोलमेंट फीस 2000 होनी चाहिए और स्टडी मटेरियल विद और विदाउट की ऑप्शन भी होनी चाहिए। पता नहीं मैंने उस वक्त क्या लिखा था, मुझे अपनी राइटिंग खुद भी नहीं समझ आ रही, लेकिन बहरहाल ये है कि अफोर्डेबल फ़ी का बेंचमार्क कि आपने स्टार्ट में ऐसा नहीं करना कि आप कहेंगे जी बस 10-12 हज़ार दे दो तो हम रजिस्टर करेंगे। आप कम से कम स्टार्ट में उनको थोड़ा हौसला देंगे, हाँ ठीक है जी आप इस वक्त इतने पे ये बुक करवा लें, बाद में देखी जाएगी। पास रेट अच्छा होना चाहिए, कितना अच्छा होना चाहिए? कम से कम 60%। इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? कम से कम 2 कनाल का कैंपस होना चाहिए। साल पहले की स्लाइड है, 2 कनाल का कैंपस है। तो खैर ये पता नहीं क्या है,
मतलब ये खैर मैंने उस वक्त शायद वो किया होगा कि 2 कनाल का कैंपस हो और लाइसेंस अगर हो ऑनलाइन के लिए तो कम से कम 500 स्टूडेंट्स का लाइसेंस हो। जैसे हमारे पास इस वक्त 500 का एक लाइसेंस है जो काफ़ी महंगा है, और बच्चे उसमें भी जो है ना, मुझे रात मेल आई कि जी वो फ़ारूक साहब की क्लास जो है वो मैं नहीं ले सका, उसमें लाइसेंस पूरा हो गया था, तो आप जो है वो लाइसेंस बढ़ाते क्यों नहीं। अब उन बच्चों को हम क्या बताएं कि भाई 500 से ऊपर जाएँ तो फिर वो कॉर्पोरेट रेट शुरू हो जाते हैं। ये $250 पर मंथ है, और डॉलर तो आप जानते ही हैं कितनी जालिम चीज़ को कहते हैं। तो खैर, तो CSF KPIs, बात समझ आ रही है। जॉनसन्स कॉज ने यही सारी बात अजियत दे के बयान की, आपको बात समझ आ गई है। लेकिन जॉनसन्स कॉज ने कहा है कि जी 6 स्टेप अप्रोच होती है जिससे आपको CSF का पता लगता है। मैं इसके साथ लिख दी लेस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्होंने जो बात बता दी, जो ऑलरेडी बात हमें समझ आ गई, उसको सिर्फ एक खास तरीके से पेश किया है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करें सक्सेस फैक्टर जो क्रिटिकल है, फिर देखिए कि उन सक्सेस फैक्टर के लिए आपको क्या कंपिटेंसीज चाहिए, फिर वो कंपिटेंसीज डेवलप करें, फिर अपने कुछ अप्रोप्रिएट KPI सेट करें। अब ये कंपिटेंस समझ आ रही है कि हमने कहा अच्छे टीचर होने चाहिए, और यहाँ टारगेट सेट कर दिया कम से कम 2 अच्छे होने चाहिए, तो वहाँ के टारगेट और यहाँ की सोच के दरमियान में भी तो कुछ हो रहा है। जाके टीचर से मिल रहे हैं, टीचर को लेके आ रहे हैं, टीचर को सिस्टम में ऐड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आप पहले डिफाइन करें कि क्या ज़रूरी है, फिर डिफाइन करें उसको अचीव करने के लिए क्या कंपिटेंस ज़रूरी है, फिर उस कंपिटेंस के लिए उसको डेवलप करें, उसके ऊपर काम करें, और देन फिर सेट करें स्टैंडर्ड कि हाँ भाई अब इस क्रिटिकल कंपिटेंस में मैं कहाँ कहाँ किस किस जगह पे मौजूद हूँ। गिव एम्फेसिस टू डेवलपिंग क्रिटिकल कंपिटेंस फॉर ईच एस्पेक्ट ऑफ परफॉर्मेंस सो दैट कंपेटिटर विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू मीट। आपने सेट कर दिए स्टैंडर्ड, अब आप इस तरह का काम करें। जैसे मैंने वो कर दिया कि भाई 2 कनाल का कैंपस, अब कंपेटिटर 1 कनाल के कैंपस के साथ नहीं मुकाबला कर सकेगा उस तरह से। 500 का लाइसेंस, अब कम से कम कोई हमारी तरह उतना खर्चा करे, 500 का लाइसेंस ले, और जब करे तो लग समझ जाएगी उसे, उसको भरना भी तो होता है। तो हमारे तो पैसे तब पूरे हो जाते हैं कि हम उसको 4-5 दफ़ा अलग अलग तरीके से भर लेते हैं। तो वो वाली ऐसी काम करें जो कंपेटिटर्स के लिए मुश्किल होता चला जाए। आप इतना डेवलप हो जाएं, इतना डेवलप हो जाए कि कंपेटिटर सोचे यार छोड़ो साइड पे करते हैं, हमको और दुकान कर लेते हैं। ये जो है ना बहुत ही गेम ही बहुत ऊपर चली गई है। मॉनिटर द फर्म्स अचीवमेंट ऑफ टारगेट, और फिर साथ साथ देखते रहें कि हम अपने यहाँ से वहाँ तक कितना पहुँच रहे हैं, हम अपने KPI तक कहाँ तक पहुँचे। KPI तक 60%, हम कहते हैं 58% हमारे रिजल्ट आना शुरू हो गए, नहीं यार मज़ा नहीं आया, इससे ऊपर होने चाहिए। तो वही कहानी उन्होंने अपने तरीके से पेश की। सक्सेस फैक्टर डिफाइन करें, कंपिटेंस डिफाइन करें, कंपिटेंस अचीव करें, KPI सेट करें, कंपिटेंस पे काम करते रहें, और साथ साथ KPI और कंपिटेंस को मैच करते रहें कि आप वहाँ तक पहुँचे या नहीं पहुँचे। डन। कंपेटिटर बेंचमार्किंग एक कॉन्सेप्ट है जो एक दफ़ा मुझे आपके पास जो किताबें हैं उसमें आप में से किसी के पास लेटेस्ट किताब का इस वक्त प्रिंट पड़ा है? हाँ दिखाएं ज़रा, लेटेस्ट है। सिर्फ एक चीज़ मैंने कंफर्म करनी है, बेंचमार्किंग से रिलेटेड कुछ डिस्कशन किताब में गायब हुई थी, वो गायब की हुई है स्लाइड पे, ठीक है। नहीं देख रहा था कि ऐसा ना हो मैं ज़्यादा पढ़ा दूँ फिर बाद में आप कहेंगे वो ये क्या हो गया। इसमें कुछ डिस्क्रिप्शन होती थी पहले किताब में, साल पहले वो चेंज हुई थी, तो मैंने कहा ये स्लाइड शायद हम अपडेट ना कर सके हों, तो अपडेट हुई हुई स्लाइड है। बेंचमार्किंग किसे कहते हैं? बेंचमार्किंग है कि आप मैच करते हैं अपने आप को। एक तो ये ना मैंने KPI सेट कर लिया, मुझे यहाँ तक जाना है, ये KPI मैंने सेट किया है, तो मैंने किस बेस पे सेट किया है? मैं क्यों कह रहा हूँ कि 3 डॉक्टर्स होने चाहिए? क्योंकि मैंने देखा कि जी फलाना हॉस्पिटल फलाना हॉस्पिटल इसलिए कामयाब है कि उसमें कम से कम 3 अच्छे डॉक्टर हैं। तो आपको कुछ बेंचमार्क्स चाहिए होते हैं। बेंचमार्क का मतलब है कुछ कंपैरिजन स्टैंडर्ड्स चाहिए होते हैं जिस पे आप कंपेयर करते हैं। बेंचमार्क इंटरनल भी हो सकते हैं, आप अपने इदारों को आपस में कंपेयर कर लेते हैं। अब बेंचमार्क फॉर एग्जांपल मेरे से को पूछे जी यहाँ पे फिजिकल कॉलेज का क्या बेंचमार्क है, मैं कहूँगा मैं तो उस दिन सक्सेस मानूंगा जब हम 6000 बच्चों को पढ़ा रहे होंगे। वो कहेंगे आप पागल हो गए, फिजिकल में लोग 3-3,500 पढ़ाते हैं, तो आप कहाँ से 6000 लेके आए? मैंने कहा मेरा बेंचमार्क है, मेरी ऑनलाइन क्लासों में 6000 बच्चा है। तो मैं तो अब ये है कि दुनिया समझ रही होगी मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, मेरा तो स्टैंडर्ड ही डिफरेंट सेट हुआ हुआ है। तो सम टाइम आप अपने इंटरनल किसी प्रोडक्ट को बेंचमार्क करते हैं, किसी और डिपार्टमेंट को बेंचमार्क करते हैं, सम टाइम आप अपने किसी एक्सटर्नल कंपेटिटर को बेंचमार्क करते हैं, कभी आप इंडस्ट्री को बेंचमार्क करते हैं कि हाँ भाई हमारी इंडस्ट्री में औसतन क्या चल रहा है।
तो बेंचमार्किंग इज बेसिकली कंपैरिजन, अपनी परफॉर्मेंस को किसी और के साथ, बेस्ट के साथ कंपेयर कर लें तो सबसे अच्छा है, नहीं तो अपने जैसे औरों के साथ कंपेयर करें। इसमें इंटरनल बेंचमार्किंग भी हो सकती है कि एंटिटी के डिफरेंट यूनिट्स को कंपेयर कर लें हम, यार वो ब्रांच हल्की क्यों जा रही है, देखो वो जो कसूर ब्रांच है वो तो इतनी ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रही है, तो ये जो लाहौर ब्रांच है ये क्यों नहीं कमा रही फलाना। तो आप क्या करते हैं, आप एक अच्छी ब्रांच के साथ अपनी ब्रांचेस को कंपेयर कर रहे होते हैं। ऑपरेशनल बेंचमार्किंग, आप अपने ऑपरेशंस को किसी और बिजनेस के साथ मैच कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि हमारी ऑनलाइन क्लासों में मसला क्यों आ रहा है, फलाना बिजनेस ऑनलाइन जो काम करता है उसमें तो मसला नहीं आता, दराज को तो कभी ऑनलाइन में मसला नहीं आया, मुझे ऑनलाइन में क्यों मसला आ रहा है। तो वो कहेंगे भाई दराज तो चीज़ें बेचता है, आप तो क्लासें पढ़ाते हो। मैं कहूँ भाई दराज भी एक ऐसा बिजनेस कर रहा है जिसमें वो टेक्नोलॉजी और वेबसाइट को यूज़ कर रहा है, मैं भी एक ऐसा बिजनेस करूँ जिसमें टेक्नोलॉजी और वेबसाइट है, मेरे पास मसला क्यों है, उनके पास मसला क्यों नहीं है। तो समटाइम आप जो है ना एक डिसिमिलर इदारा पकड़ के भी सेम ऑपरेशन को मैच करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक दफ़ा लिबर्टी के पास से एक जगह से गुजर रहा था, तो गाड़ी के आसपास एकदम से लोगों ने घेर लिया, जी आ जाएं आप हमसे पराठा रोल खाएं, आप हमारी दुकान से पराठा रोल खाएं। उनको भाई कहा नहीं नहीं चाहिए, जा रहे हैं, वो गाड़ी के पीछे हैं, वो गाड़ी के टायर के नीचे उनका पाँव आने वाला है और जनाब चिमटे हुए हैं गाड़ी को। और मैं वहाँ पर फिर अपने साथ मेरे एक और सीनियर बंदा था, उसको मैंने कहा कि क्या मिलता होगा इनको, मतलब वो रोल 100 उस वक्त 101 रुपये का रोल था, मैंने कहा 100 रुपये का रोल है, उस वहाँ तक पहुँचाने तक इनको क्या दे देता होगा इदारा, जो ये अपनी जान पे खेल के वो कर रहे हैं। लेकिन फिर मैंने उसे कहा, मैंने कहा देखो ये एटलीस्ट मार्केटिंग है कि मतलब ऐसा वो क्या दे रहे होंगे इन्हें, ज़रा समझें तो सही कि इनको ऐसा क्या मोटिवेशन उन्होंने दी है कि ये बंदा जो है इस हद तक बंदे की गाड़ी के नीचे आने को तैयार है कि इसको उठा के किसी तरह से अपनी वाली दुकान का रोल खिला दे। तो मैंने कहा हम सीए में ऐसा क्यों नहीं करते। अब वही है ना कि मतलब ये जब रोल बेचते हुए लोगों को इस तरह से वो कर रहे हैं, तो सीए में मतलब हम इस तरह से, मतलब ऐसा हो कि फ्रंट ऑफिसर आपको टांग पकड़ ले, जाने ना दे, आप बाहर निकल रहे हो, नहीं मैंने आपसे नहीं पढ़ना होगा, नहीं मैं आपको नहीं जाने देना जब तक एडमिशन नहीं कराया, तो जो है ना। तो अगेन दिस इज बेंचमार्किंग कि आप एक डिसिमिलर ऑर्गेनाइजेशन को देख के ज़रा थोड़ा सा देखते हैं कि ज़रूरी नहीं कि आपसे सेम हो, लेकिन आपका फंक्शन अगर है वही वाला, तो आप उस ऑपरेशन को बेंचमार्क करते हैं कि उनके सेम ऑपरेशन में हमारे ऑपरेशन से फ़र्क क्या है। कंपेटिटिव बेंचमार्किंग, अपनी परफॉर्मेंस को आप एक सक्सेसफुल कंपेटर या एक एवरेज कंपेटर के साथ मैच करते हैं। कस्टमर बेंचमार्किंग, बेंचमार्किंग ये नहीं है कि मैं खुद ही बैठ के खुश होता रहूँ, हो बड़ा ज़बरदस्त हो गया, मज़ा आ गया जनाब, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ा लिया जी, कमरे में 250 बच्चा बैठा हुआ था, बड़ा ज़बरदस्त रहा, बच्चा बेचारा पसीनो पसीन हुआ हुआ है, वो बाहर निकल रहा है, उसे खांसियाँ लगी हुई हैं, वो परेशान हो गया, उसने कहा जी आपने क्या किया मेरे साथ, मतलब इतना जुल्म, एक कमरे में आपने 250 बच्चे बिठा के पढ़ा दिए और मैं हैप्पी हूँ कि ज़बरदस्त बेहतरीन, हमने तो परफॉर्मेंस अचीव कर ली। सम टाइम बेंचमार्किंग इज़ कस्टमर से पूछते हैं कि क्या आपकी नज़र में हम परफॉर्म कर रहे हैं, आपका क्या स्टैंडर्ड है, आपको क्या लगता है कि अच्छा कॉलेज क्या हो। बच्चे से पूछो कि अच्छा कॉलेज ये हो जिसमें एक क्लास में सिर्फ 50 बच्चे पढ़ रहे हो, कॉलेज 5 रुपये लेता हो खाली, AC जो है वो 4-4 टन के 3 लगे हुए होने चाहिए कमरे में, और टीचर जो है वो 1 सेकंड के लिए भी खामोश ना हो और वो हर वक्त बोलता रहे, उसके बाद आफ्टर क्लास भी हमें सर्विस दे, हम घर में बैठे बैठे रात 2 बजे भी हमें सवाल व्हाट्सएप पे डालें तो फ़ौरन से उसका जवाब दे, टेस्टिंग भी बड़ी आउट क्लास किस्म की हो, हमारी जगह पेपर ही दिया है, तो क्या ही कमाल बात है। तो अगेन कस्टमर का बेंचमार्क इंपॉर्टेंट है उसकी नीड समझने के लिए, लेकिन उसको इतना दिल पे नहीं लेना, क्योंकि कस्टमर तो कहेगा कि भाई मुझे तो सब चाहिए और पैसे मैंने देने 5 रुपये, तो वो उसको देखना समझना बड़ा ज़रूरी है। क्या ये बात समझ आई? ये लाइफ में अप्लाई करती हैं सारी बातें, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। तो इसका वो पिछला पेपर मरहूम ख़त्म हो गया, BMBS या फाइनल में जो SPM पेपर है, ये पेपर मुझे पसंद ही इसलिए है कि ये प्रैक्टिकल है और मैं फिर अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा होता हूँ। तो लोग ये कहते हैं नहीं ये बोर पेपर है, रट्टा मारना होता है, कोई बोर नहीं है, बहुत मज़ेदार बात है, अगर समझ आए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं ज़िंदगियों में। मैंने बहुत सारी BM की चीज़ें जो पढ़ी हुई थी अप्लाई करके देखे है, इनके बेनिफिट होते हैं, दुनिया ने रिसर्च की हुई है, दुनिया ने बातें बताई हैं, तो कुछ तो मतलब होगा इसका। खैर, कंपेटिटिव बेंचमार्किंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, ये भी आ रही है ना आपके पास, ये वाली स्लाइड आ रही, ये वाली आ रही है, ठीक है, क्योंकि वो मुझे था कि कोई टॉपिक। तो कंपेटिटर बेंचमार्किंग कैसे करें? कंपेटिटर देखें, कंपेटिटर तो कंपेटिटर है, मैं उससे जाके कहूँ यार तुम्हारी कितनी सेल है, बता देगा? मुझे नहीं बताएगा, लेकिन टीवी पे तो बताएगा, अपने मैगजीन में तो बताएगा, अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट में तो बताएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं वो लोग जो कि मार्केट का डाटा एनालाइज कर रहे हैं उन्हें तो पता होगा। अच्छा जी, मैं फॉर एग्जांपल एक टीचर से पूछता हूँ आपकी किताब कितनी बिकती है, नहीं बताएगा। मैं पब्लिशर से जाके कहूँ
कि यार मैंने भी किताब पे काम करना है, लेकिन वो फलाना टीचर की तो किताब ज़रा कम है ना, मैं सोच रहा हूँ मेरी किताब भी आए। उसने कहा कहाँ कम है सर, 1000 कॉपियाँ बिकी हैं। तो कंपेटिटर बेंचमार्किंग ज़रूरी नहीं कि कंपेटिटर आपको बताए, दुनिया आपको बताएगी। बहुत सारे तरीके हैं। पब्लिश फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता लग सकता है, रेशियो से पता लग सकता है। कई दफ़ा आप देखते हैं और सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो आपकी उनकी परफॉर्मेंस में, तो आप देखेंगे कि क्या रीजंस हैं। आप कंपेटिटर बेंचमार्किंग करते हुए आप मुख्तलिफ सोर्सेज से डाटा उठा के समझेंगे कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है। आप भी अगर वही इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठे हैं, आप में भी सब कुछ है, तो वो आपसे कामयाब क्यों है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर? अब आती है वैल्यू की डिस्कशन। बड़ी अहम और बड़ी पायदार किस्म की डिस्कशन है। वैल्यू क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट बड़े कम लोगों को है। वैल्यू क्या होता है जी? व्हाट इज वैल्यू? हम कहते हैं बिजनेस ने वैल्यू जनरेट की, आप कहते हैं ये चीज वैल्यू फॉर मनी थी। व्हाट इज वैल्यू? जो फायदा उसमें से मिल रहा है वो वैल्यू है। कब आप एक चीज़ को कहते हैं कि इसमें अच्छी वैल्यू थी? जितने पैसे दिए हैं उसकी, इसका मतलब है एक चीज़ आप पैसे कितने दे रहे हैं और एक चीज़ आपको बेनिफिट कितना मिल रहा है। उसकी परसीव वर्थ आपकी नज़र में कितनी है और आपने उसके पैसे कितने दिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ 5000 की वर्थ रखती थी और आपने पैसे कम दिए हैं, तो आप कहेंगे वैल्यू मिल गई। आपने अगर पैसे ज़्यादा दिए, रेस्टोरेंट ने बहुत ज़्यादा पैसे लिए आपसे और आपने बाद में कहा नहीं यार ये वैल्यू फॉर मनी नहीं था, वर्थ इट नहीं था। आप एक नई जगह से गुजरे हैं, आपको भूख लग रही है, आपने एक पिज़्ज़े की दुकान देखी, आपने कहा चलो नई सी दुकान है, पता नहीं कैसा होगा, भूख बड़ी लगी, आप अंदर चले गए। पिज़्ज़ा आया, आपने कहा जी मुझे ये लार्ज पिज़्ज़ा चाहिए। लार्ज पिज़्ज़ा सामने आया तो बहुत ही लार्ज था। आपने कहा यार देखो वो बाकी लोग लार्ज के नाम पे क्या कर रहे हो, देखो लार्ज। आपने खाया, टेस्ट भी बड़ी ज़बरदस्त। अब आप सोच रहे हैं यार बड़ा ज़बरदस्त पिज़्ज़ा था, जायका भी बड़ा ज़बरदस्त है, साइज़ भी बड़ा अच्छा था पिज़्ज़े का, अब ये 1500 रुपये ना ले लें। हाँ 1200-1300 तक ठीक है, नया नाम है, वैलिड है। आपने कहा बिल लेके आओ, 900 रुपये का पिज़्ज़ा था। अब तो पागल हो जाएंगे। दिस इज़ वैल्यू कि मतलब आपकी एक्सपेक्टेशन 1200-1500 इस तरह से चल रही है और आपको उन्होंने क्या कहा 900, आग लग गई। आप याद करें तो वो जो हमने प्राइस लीडरशिप की बात की थी उसमें यही तो होता है कि आप जो है उसमें आपके जहन में एक सर्फ की वैल्यू है 100 रुपये, सब 100 रुपये का बेचना है, तो जो 80 का दे रहा है 80 रुपये खर्च करके 100 की वैल्यू मिलेगी तो आपको। तो वैल्यू इज़ दैट एडिशनल थिंग जिसके लिए आप पैसे देने के लिए तैयार होते हैं। वैल्यू इज़ द डिफरेंस जो कि आपके जहन में अमाउंट है उससे ऊपर या नीचे जितना चार्ज किया जा रहा है। और अगर एक चीज़ की ओवर चार्जिंग हो, फॉर एग्जांपल एक अच्छा पिज़्ज़ा है और ये अगर 1600 कह देते आपको, तो शायद अगली दफ़ा वहाँ ना जाते क्योंकि आपको वो वाली वर्थ उसमें नहीं मिली। लोग पता है पैसे किस चीज़ के देते हैं, वो वैल्यू के देते हैं। ये बेंच बने बनाए नहीं मिलते मार्केट में। जब इन्हें बनवाने जाए ना तो लोग आरी लेके बैठे हुए होते हैं कि जो बंदा मिले उसे बंदे को काट दें दरमियान से और कहेंगे चलो जी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इतना बुरा सलूक कर दें। क्यों? चूँकि हमें ख़ास किस्म की लेंथ का एक ख़ास जगह पे रखा हुआ है, ख़ास डायमेंशन का बेंच बनवाना है, हमारी नीड है, तो उसे पता है कि ये इस नीड पे पैसे देने को तैयार है। जब हमारी नीड की चीज़ हमारे पसंद से कस्टमाइज़ होकर मिलेगी तो अब अगर हमें महंगा भी चार्ज करेगा हम उसको दे देंगे, क्योंकि हमें पता है मार्केट में मिल नहीं रही। अगर मार्केट में 15 कंपेटर हों तो हम ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। अब मार्केट में कंपेटर ही कोई नहीं है, गिनती के चंद लोग काम कर रहे हैं और जिसके पास जाओ वो आग लगा दे। तो बेसिकली आपको जो पैसे दे रहे हैं आप उस वैल्यू का दे रहे हैं। अब ये हर बंदे की वैल्यू प्रपोजिशन डिफरेंट होती है। मैं होंडा सिटी चलाता था तो मैं एक बात मानता था कि अगर कोई मेरे से 50,000 ऊपर ले ले और इस गाड़ी में क्रूज़ का फीचर डाल दे, वर्थ इट है। जब वो गाड़ी 15 लाख की थी तो मेरे मुताबिक उसमें क्रूज़ का फीचर एक अहम फीचर मिसिंग था। अगर वो होता तो मैं उसके लिए 50,000 रुपये ऊपर दे देता। मेरे जहन में एक वर्थ थी। हो सकता है कोई और बंदा कहे मैं लाख रुपये ऊपर दूंगा, अलॉय रिम होना चाहिए, उसकी वैल्यू की डेफिनेशन डिफरेंट हो सकती है। तो वैल्यू हर चीज़ में स्टेप बाय स्टेप ऐड हो रही होती है। एक एग्जांपल है, एक जगह से 4 kg वुड 200 रुपये की मिली। अब वो 200 की लकड़ी एक जगह पड़ी हुई है और आप उसी को उठा के किसी दूसरे से 300 की ले लो, वो कहेगा क्यों, क्या वैल्यू दी है तुमने, मैं तो 200 की मिल जाएगी, तुमने ऐसा क्या मेरे लिए बेनिफिट क्रिएट किया कि मैं एक्स्ट्रा वो करूं। तो फिर क्या हुआ, उसने उस पर थोड़े से पैसे खर्चे और उसको डिफरेंट सिटी ले गया। उसको कॉस्ट लगी होगी 40 रुपये की पर सेट। वो बहुत ज़्यादा लकड़ी उठा के दूसरे शहर ले गया, दूसरे शहर में लकड़ी नहीं मिलती थी।
वहाँ लोग 300 रुपये देने पे तैयार हो गए। वैल्यू मिल गई ना उनको, एक चीज़ उनके शहर में मिल गई, उनको वर्थ मिल गई, तो वो 200 रुपये की चीज़ का 300 रुपये देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि उनको वो ख्वारी नहीं करनी। तो दे थिंक कि 300 रुपये जायज़ है, उन्हें पता है कि इसकी कॉस्ट कम होगी, लेकिन वो 300 रुपये देने के लिए तैयार है। फिर आप उस लकड़ी को फॉर एग्जांपल 300 रुपये जिस शहर में लोग देने के लिए तैयार हैं, आप लकड़ी को तराश के कुछ लकड़ियों की स्टिक में कन्वर्ट करें और उस पर आपका लगे 50 रुपये इजाफी, चंद मशीनों से आप ऐसा कर लें, लोग 450 रुपये देने को तैयार होंगे उन्हीं स्टिक्स के, क्योंकि वो स्टिक्स ज़्यादा यूज़फुल चीज़ है, उससे वो काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, और रॉ लकड़ी से वो सब नहीं बना सकते थे। आपने उन स्टिक्स को जोड़ के कुर्सी बना दी, किसी मजदूर को थोड़े से वो पैसे दिए, पर यूनिट कॉस्ट आपकी 30 रुपये के करीब आई, उसने चंद कीलें ठोकी, वो सारा कुछ है, कील मजदूरी ये वो सारा मटेरियल डाल कर आपका 40 रुपये इजाफी लगा, लेकिन आप 600 की बेच सकते हैं। लकड़ियों में वो वैल्यू नहीं है जो कुर्सी में वैल्यू है। तो आपने प्रोसेस में वैल्यू ऐड की, फिर आप उस पर फोम लगा दें, 750 का हो जाएगा, उस पर पेंट कर दें, 900 रुपये की हो जाएगी। उसको किसी ब्रांडेड जगह पे 1500 लाइटें लगा के 3000 की बेच दें। एक बहुत अच्छी कुर्सी है, लेकिन मिलती यतीम खाना से है, और उसी स्टैंडर्ड की कुर्सी 500 रुपये महंगी है और एम्पोरियम मॉल से मिलती है, जो कि रेंज में है, रीच में, आप पहुंचते हैं वहाँ पे 4 और काम करते हैं, कुर्सी भी खरीद लेते हैं। आप 500 रुपये इजाफी दे देंगे, मानते हुए कि यतीम खाना से 500 रुपये सस्ती मिलेगी, लेकिन यतीम खाना तक कौन जाए, वहाँ कौन पैसे खर्चे। यतीम खाना चौक, हो सकता है कराची वाला बच्चा कहे कि यतीम खाने पे कहाँ से मिलते हैं, तो यतीम खाना चौक लाहौर की एक जगह है जहाँ पे वो सस्ती मार्केट और इस तरह से वो मिल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि एवरी वन इज़ एडिंग वैल्यू। ये भाई साहब एंड पे कुछ और वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ब्रांड ऐड कर रहे हैं। तो बिजनेसेस असल में वैल्यू क्रिएट करते हैं, एंड कंज्यूमर असल में जो पैसे देते हैं वो वैल्यू के देते हैं। क्या बात समझ आई? अब वैल्यू के ऊपर बात करते हैं कि हम वैल्यू क्रिएट, अब आप गौर से देखें, प्राइस लीडरशिप और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन दोनों में वैल्यू क्रिएट हुई थी। 100 रुपये की चीज़ 100 में देते हुए उन्होंने उसकी वर्थ आपके दिमाग में बढ़ा दी थी कि ये तो लिक्विड है, वर्थ बढ़ गई, वैल्यू ऐड हो गई। 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में देके आप मानते हैं कि 100 की होनी चाहिए और आपको 80 की मिली, वैल्यू बढ़ गई। अब कितना मज़ा है कि एक इदारा आपको डिफरेंशिएशन भी दे और पैसे भी कम हो, क्लासें भी तूफ़ानी पढ़ाए, टीचर भी कमाल हो, मार्केट के लीडर टीचर्स मौजूद हों और पैसे भी कम ले, तो आपको दोनों तरफ से वैल्यू मिल गई। तो उसके बाद बच्चा आके कहे कि जी इसमें कोई डिस्काउंट हो सकता है, हम कहें यार भाई जान लेनी है क्या, मतलब जो है ना, हम ऑलरेडी कैंपस इनॉग्रेशन के नाम पे हमने जो लूट सेल मचा दी है, जिस पे जो है सारे हमें कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, आप रेट ख़राब कर रहे हैं। असल में हम डायरेक्ट कह देते हैं 30% ऑफ, तो फिर सब ने कहना था ये जी ये ख़राब कर रहे हैं, गलत प्रैक्टिसेस शुरू हो गई हैं, तो इसलिए हमने उसको कैंपस इनॉग्रेशन का नाम दिया। क्या हम उनसे कहेंगे जी अभी शुरू हुआ है, ज़ाहिर है इतना तो बंदा शुरू में मिठाई बांटता है, तो आइंदा नहीं करेंगे, अभी तो करने दें हमें, मतलब हम कौन सा ये कह रहे हैं कि हम हमेशा ऐसा करते रहेंगे, फ़िलहाल एक दफ़ा चल तो जाए, तो इसलिए इस दफ़ा उस डिस्काउंट का नाम है इनॉग्रेशन डिस्काउंट। पता नहीं अगला जुमला कहना मार्केटिंग है या क्या है, वो हमने पहले 1000 स्टूडेंट्स पे रखा था और वो अब तकरीबन लिमिट ख़त्म होने वाली है। अब मतलब एक तो खुशी की बात है कि ऐसा हुआ है, और दूसरा परेशानी की भी बात है। अगर आप में से कोई सोच रहा है तो वो मतलब हमने उसमें ना छोटा सा करके लिखा था, और ये भी हमने बाकियों को बताया कि देखिए हम इतने बुरे नहीं, हम सिर्फ शुरू के 1000 बच्चों को वो कर रहे हैं। तो वो पहले 1000 बच्चों पे वो कैंपस इनॉग्रेशन डिस्काउंट है, कानूनी तरीके से हमने जहाँ पे भी लिखे हमने 1000 बच्चों का जिक्र किया है। ये बात समझ आ रही है? वैल्यू क्या है? वैल्यू इज़ आपको जो चीज़ मिल रही है, जितने में मिल रही है, जिस वर्थ में मिल रही है, आप उसके ऊपर क्या पैसे देने को तैयार हैं। अब इस वैल्यू की कहानी हमें क्यों चाहिए? हमें चाहिए वैल्यू चेन में ये कहानी। मैं यहाँ पे बैठूँ और 3-4 साल तक कोशिश करता रहूँ और मेरा इदारा ना चले, और थोड़ा सा आगे जाऊँ और एक इदारा इसी सड़क पे इसी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बैठा हो और वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा हो, तो मैं ये सोचूंगा, पूछूंगा, समझूंगा कि भाई मुझ में और उनमें फ़र्क क्या है। एक बात तो समझ आ गई हमें पीछे की डायग्राम से, लोग पैसे देते हैं वैल्यू के, तो शायद मेरा इदारा वैल्यू नहीं दे रहा। अभी वैल्यू बनती कैसे है? वो कौन सी मशीन है जिससे वैल्यू बनती है? अब कस्टमर को वैल्यू कहाँ से मिलेगी? फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, वो गंदी जगह से गोश्त और सब्जियां खरीदते हैं, उसमें स्मेल भी आ रही है, गली हुई भी हैं, और आपको वो खाना बना के दे देते हैं, वैल्यू आएगी? नहीं आएगी।
अच्छी जगह से ख़रीदारी करते हैं, सारा कुछ है, लेकिन उनके कुक को खाना बनाना नहीं आता, उनका शेफ़ अच्छी तरह से अच्छे रेसिपीज़ नहीं जानता, आपको वैल्यू मिलेगी? नहीं मिलेगी। चीज़ें भी अच्छी ख़रीदते हैं, शेफ़ को खाना भी बड़ा अच्छा बनाना आता है, आपको प्रेजेंट बड़े ही गंदे तरीके से किया उन्होंने, मज़ा नहीं आया। समटाइम ना मतलब जो जायका है ना वो आधा तो आँख का जायका होता है। आपको जो वैल्यू मिलती है सबसे पहले प्रेजेंटेशन से मिलती है, वो नहीं है कि वो एक अचानक से एक डिश लेके आते हैं, शू शाँ की आवाज़, वो सारे पलट पलट के देख रहे हैं ये कौन है, ये क्या जा रहा है, वो आधे पैसे तो वहीं पूरे हो जाते हैं। ठीक है, वो जायका तो वो ज़बान तो जलनी है पहला लुकमा लेते साथ ही, लेकिन जो वैल्यू है ना ये अब आपको उस शोर शराबे, उस शाँ शाँ और उसकी भी वो आ रही है। तो खाने का जायका अच्छा है, रेसिपी अच्छी है, लेकिन प्रेजेंटेशन गंदी है, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। सब कुछ सही है, एसी ख़राब हुआ हुआ है और खाते खाते आपको पसीने आ रहे हैं और आपकी हालत ख़राब हुई हुई है, वैल्यू नहीं मिली। सब कुछ बड़ा अच्छा है, बस आपको ये नहीं पता ये रेस्टोरेंट है कहाँ जो इतनी अच्छी वैल्यू देता है, तो क्या आपको वैल्यू मिलेगी? तो इसका मतलब ये है कि वैल्यू अलग अलग जगह से जनरेट होती है। अब आप ये देखें, वैल्यू सारी उजड़ गई, ठीक है, लेकिन यहाँ ये बताना जो है वो काबिल ज़िक्र है कि हमारा कैंपस अभी शुरू होना है, ये तो हम जो है ना एमरजेंसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो बहरहाल वैल्यू जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ों में मिल रही होती है। तो अब इसके बजाय कि मेरा सेटअप ना चल रहा और किसी और का सेटअप चल रहा और मैं वहाँ जाके बम धमाका कर रहा हूँ कि जी ना इना था चले ना मेरा चले, तो मुझे ये समझना होगा, मुझे ये जानना होगा कि व्हाट आर द एलिमेंट्स जहाँ से वैल्यू जनरेट होती है। वैल्यू चेन एक एनालिसिस है जिसमें आप कुछ प्राइमरी एक्टिविटीज़ पे बात करते हैं। आप कहते हैं कि आपकी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, आप जिस तरह से फॉर एग्जांपल एक मैन्युफैक्चरिंग वैल्यू चेन बेसिकली ना मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में अप्लाई होती है, सर्विस में या बाकी जगह इतनी एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा समझने के लिए उसको वो कर सकते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स बड़े अच्छे होने चाहिए। मेरा वो सेटअप जो माल लेके आता है वो सही से लेके आए, वो अच्छे डिस्काउंट्स लेता हो, वो रास्ते में उसकी हैंडलिंग सही करे और मटेरियल सप्लायर से मेरे इदारे तक सही अच्छे तरीके से पहुंचे। ये फर्स्ट थिंग है, इसको हम कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। हसरत उन गुंजों पे जो खिलते ही मुरझा गए जी। तो सबसे पहले इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, फिर नंबर 2 मेरे प्रोसेस कैसे हैं, मेरी प्रोसेसिंग कैसी है, मैं उसको मैन्युफैक्चरिंग, वही वाली बात है कि वो सब्जियां लेके कैसे आए हैं, गोश्त सब्जियां कहाँ से लेके आए हैं, ये चीज़। दूसरी चीज़ उन्होंने उसको बनाया कैसे है। तीसरी चीज़ आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, वो चीज़ें कस्टमर तक पहुंचाने का। मैं एक जगह पे जाऊं और बड़ा खूबसूरत फर्नीचर मुझे नज़र आया, मैं उसे डन करके आऊं, मैं उसके पैसे दूं और जब घर पहुंचूँ वो सामान पहुंचाएं तो उतारते हुए उनसे वो 2 टुकड़ों में हो जाए, मुझे वैल्यू मिलेगी? नहीं, क्योंकि आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स उनकी ख़राब थी। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स उनका परचेजिंग वगैरह का सारा निज़ाम, जो फैक्ट्री से उनके जो सप्लायर से उनकी फैक्ट्री तक का है। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग से एंड कंज्यूमर तक पहुंचने का सारा निज़ाम है, उसमें शोरूम, उसकी प्रेजेंटेशन, वो सब आ जाते हैं। फिर उनके प्रोसेसेस, फिर उनकी ओवरऑल मार्केटिंग एंड अल्टीमेटली उनकी क्वालिटी, उनकी सर्विस क्वालिटी और वो सारा कुछ है, इंक्लूडिंग उनकी आफ्टर सेल सर्विस। ये 5 एरियाज़ हैं जहाँ पे प्राइमरीली काम होना बड़ा ज़रूरी है। हमारी इनबाउंड लॉजिस्टिक्स है हमारा फ्रंट ऑफिस। अगर फ्रंट ऑफिस ही गलत तरीके से बदतमीज़ी से बात करेगा तो क्या होगा? बच्चा नहीं आएगा। टीचर बहुत अच्छा है लेकिन वो नहीं आएगा, वो कहेगा जी वो फ्रंट ऑफिस वाले तरीके से बात ही नहीं करते। फ्रंट ऑफिस बहुत अच्छे तरीके से बात करे तो अगली चीज़ टीचर भी अच्छे होने चाहिए, नहीं है तो बच्चा नहीं आएगा। टीचर भी अच्छे हो गए, टीचर जब आपको प्रेजेंट कर रहे हों तो वो इस एनवायरनमेंट में आपको प्रेजेंट कर पाएँ, ऐसा ना हो कि उनका टीवी बंद हो जाए। ठीक है, तो आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से चीज़ डिलीवर हो रही है कंज्यूमर तक, वही बात है कि अगर वो गंदी प्रेजेंटेशन करके खाना आपके सामने रखेंगे तो आपको वैल्यू नहीं मिलेगी। बात समझ रहे हैं? तो वैल्यू जो है वो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स में, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स में, प्रोसेसेस में, फिर ओवरऑल मार्केटिंग। हम बहुत अच्छे हैं, हम बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, सारा कुछ है, बस आपको नहीं पता हमारे बारे में। अब हमने कैंपस स्टार्ट हुआ, बड़ी इमरजेंसी में सारा कुछ वो हुआ और हमारे पास टाइम कम था। जिस दिन स्टार्ट हुआ हमने उसी दिन रिवीजन क्लास भी अनाउंस कर दी, फास्ट ट्रैक अनाउंस कर दिया।
अब इतना टाइम नहीं था कि हम मार्केट करते, अगर हम पहले से मार्केट करते तो और है, ठीक है हमारे पास जो स्टूडेंट्स आए वो स्टिल काफ़ी ज़्यादा बेहतर थे और बाद में बच्चे ऑनलाइन आके लेते रहे। तो ऐसे में हम देखेंगे कि हमने कहाँ मार खाई है। हम कहेंगे हमने टीचर की क्वालिटी में मार नहीं खाई, हमने फ्रंट ऑफिस में मार नहीं खाई, हमने क्लास में प्रेजेंटेशन में मार नहीं खाई, हमने मार खाई अपनी मार्केटिंग में। हमने मार्केट नहीं किया। रिवीजन क्लास मैं पिछली रात, जिस दिन रिवीजन क्लास हो रही थी उससे पिछली रात जो है वो मैं यहाँ हम कुरान खानी करवा रहे थे कैंपस की बाकायदा कि चलो जी अब कल से अगले सेशन की एक्टिविटी शुरू हो रही हैं, और हम रात तक तो उन एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ थे और हमने उसको उस तरह से जैसे होता है ना थॉरो मार्केटिंग एक मैसेव वो किया ही नहीं। और उसके बाद फिर जो लोग आए, अब वही बात है कि क्लास में टीचर तो पढ़ा रहा है, बच्चों को सर्विस भी मिल रही है, बच्चों को अच्छे रिस्पेक्टेबल वे में डील भी किया गया, फ़ीस भी नहीं ली गई, लेकिन हमने वैल्यू मिस कर दी। क्या वैल्यू मिस की? हम लोगों को बता नहीं सके, और जब नहीं बता सके तो वो कहते हैं अच्छा सर हमें ऑनलाइन दे दें। अब अगर हम ऑनलाइन नहीं देंगे तो फिर हम गलत करेंगे कि अगर हमने एक तरफ से मार खाई, हमने मार्केटिंग नहीं की, हमने नहीं बताया, और हमने एक अच्छा काम किया, टीचर ने आके यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, आपको मोटिवेट किया और 7 दिन में पूरा सिलेबस ख़त्म कराया, तो वही बात है कि जंगल में अगर मोर नाचा तो किसने देखा? तो कम से कम जो लोग दूर बैठे हुए हैं अगर उन्हें पता लग जाए कि यहाँ पे किस तरह से कोशिश की गई है और अगर वो उसको अचीव कर लें और वो 7 दिन अपने पैटर्न पे हमारे साथ चल जाएं तो गेम ऊपर हो जाएगी। फिर मैं कहूँगा हाँ जी ये वैल्यू अचीव हो गई। तो बात समझ रहे हैं? अब तो स्लाइड पे जाते हुए डर लगता है, स्लाइड पे जैसे जाते हैं टीवी बंद हो जाता है। ये नहीं, ये इतनी प्यारी मेरी स्लाइड इंतज़ार कर रही थी। ठीक है, प्राइमरी, ये प्राइमरी चीज़ें होंगी, इनबाउंड, आउटबाउंड, आपके प्रोसेस ऑपरेशंस, आपकी मार्केटिंग, आपकी सर्विस, आपकी क्वालिटी, आफ्टर सेल सर्विस, ये सारी चीज़ें हो गया। 2 बिजनेस हैं, दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम सर्विस है, सब कुछ सेम है, हर चीज़ में बड़े ऑप्टिमम लेवल पे चल रहे हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे से बेहतर है। जब इदारे अपने प्राइमरी सेक्टर्स में परफॉर्म करते हैं तो फिर उसके बाद उन्होंने अपने सेकेंडरी सेक्टर्स में देखना होता है। 2 कॉलेज हैं, एक जैसे टीचर्स हैं, एक जैसी पढ़ाई है, एक जैसा निज़ाम है, सारा कुछ है। एक कॉलेज में आप जाएं वो आपको कहते हैं ये लें टैब पकड़ें, आप जिस बैच में एनरोल कराना चाहते हैं उस पर ऐसे करके उसको टच कर दें। कहते हैं यार बड़ा शशका मुश्किल, साथ वाले कहते हैं यार उधर जाए ना टैब पे ऐसे ऐसे करके एडमिशन होता है, और जनाब फॉर्म जो हम ऐसे करके वो करते हैं, बायोमेट्रिक वो करते हैं, वो नादरा से सारा डाटा उठा लेते हैं, यार चौकस काम है। तो वो 4 और लोगों को कहेगा यार वो कॉलेज तो एक जैसे हैं, वो उधर जो टैब शेब वाला शशका है। अब ये टैब हम दें और टीचर थका हुआ हो तो बात नहीं बनेगी। तो पहला मुकाबला है प्राइमरी साइड पे, हो गया प्राइमरी मुकाबला। अगर इधर बराबर है तो फिर अब आपकी वैल्यू चेन ऊपर है। सेकेंडरी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी ही सेकंड चीज़ है। हम लोगों ने गुलबर्ग में कैंपस शुरू किया था, एक बिल्कुल नया कैंपस शुरू किया था 2012 में। मैं और जवाद साहब थे, हम एक कॉलेज में उनके सेकंड कैंपस को शुरू कर रहे थे। 3 दिन बाद क्लासें होनी थी और 3 दिन पहले वहाँ पे बजरी पड़ी हुई, रेत पड़ी हुई, आधी दीवारें टूटी पड़ी हुई, एक छत हवा में और उसके लकड़ियाँ लगी हुई हैं, और बच्चे आके कि कैंपस कहाँ है, तो हमने कहा ये है, इस पर ना आप भरोसा करें। को 2-3 दिन हमें डिले करना पड़ा, लेकिन क्लासें शुरू हो गई। तो मज़े की बात है कि बच्चों ने अच्छे टीचर्स के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इग्नोर कर दिया। वो बाकायदा बजरी के ऊपर से छलांगे मारते हुए आके बड़ी अजीब से इन्वायरमेंट में जो है ना, ऐसे कि एक लकड़ी का फट्टा और ऐसे करके बंदा अंदर जाके कहा जी एडमिशन, हाँ जी मिलेगा बैठे, तो वहीं बैठ के ना वो किया, और सरप्राइजिंगली बड़े तूफ़ानी एडमिशन थे। और हमें परेशानी थी कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी नहीं खड़ा हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने फारिग कर दिया अभी। हाँ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन अगर 2 कॉलेज होते, दोनों के टीचर बराबर के होते और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हल्का होता, फिर आप मार खा जाते। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेकेंडरी है लेकिन गैर ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है। तो अगेन अगर यहाँ मार्केट में बैठे हैं तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है, इसलिए हम इस पे काम कर रहे हैं। और अभी तो मतलब ऊपर वाले फ्लोर पे काम होना है, इस कमरे में टाइल्स लगनी है। अभी तो मुझे खुद बड़ा इनडिसेंट सा फील होता है, लेकिन इस सारे इंतज़ार में हम रिवीजन क्लास ना करते, वो मुझे अखलाकी तौर पे इनडिसेंट लग रहा था कि कम से कम अगर मैं अवेलेबल हूँ, टाइम है, तो कम से कम कोई बात नहीं, बच्चा आके देखेगा, वो देखेगा यहाँ पे अच्छा आज सही है, वरना यहाँ से ना अचानक से ये नीचे हो जाता है और ये खाली हो जाता है। शायद किसी दिन आपने देखा होगा यहाँ ना थोड़ा सा गैप अचानक से बन जाता है। ठीक है, अचानक से हमारा टीवी डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो यूपीएस की तार शॉर्ट हो जाती है, अचानक से जनरेटर का कोई मसला हो जाता है, क्योंकि ये सारी चीज़ों पे बंदा स्टेप बाय स्टेप काम करके और फिर अगले सेशन की तैयारी कर रहा होता है। बट उस सारे उसमें जो है वो मैं कहूँ कि जी इनडिसेंसी है तो हमने बच्चों को नहीं पढ़ाना, वो बात गलत है।
वही एक सिनेरियो याद आ गया कि एक दफ़ा शदीद बारिश हो रही और वो जनाब मैं बाइक पे बड़ी तेज़ी से जनाब कॉलेज पहुंचा और बारिश में भीगे हुए हैं बच्चे भी। अब मुझे हो रहा कि बच्चे जो है ना पता नहीं आए होंगे या नहीं, बच्चे नॉर्मली बारिश में भाग जाते हैं। एक बच्चा जो है वो फ्रंट ऑफिस में आके पूछ रहा कि सर क्लास पढ़ाएंगे, तो उन्होंने कहा वो सर को देखो। मैं कमरे वो दरवाजे पे खड़ा हुआ अपने जूते को ऐसे करके उसमें से पानी नीचे फेंक रहा था कि वो मतलब पानी भरा हुआ था। तो वो मतलब वही बात है कि अगर आप ये कहेंगे नहीं जी इनडिसेंट माहौल है कि जी बारिश हो रही है मैं तो भीग जाऊंगा, क्लास में जाऊंगा, अजीब सा कीचड़ पड़ी हुई है, इसमें पाँव रख के किस तरह से आया जाए और ये सोच के हम घर बैठ जाएं, तो डिसेंसी इज़ नॉट द गेम। गेम है कि बच्चों को सर्विस मिलनी चाहिए। कोई बात नहीं, जूता बाद में नया आ जाएगा। वैसे भी उसे एक क्लास के इतने पैसे होते हैं कि नया जूता आ जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर आपका ओवरऑल एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट सेकेंडरी इशू है हमारा। मतलब फॉर एग्जांपल हमारे स्टाफ का आपस में कुछ मसलों मसाइल चल रही हैं जिसकी वजह से थोड़ा बहुत इम्पैक्ट हो सकता है, या आप एक जगह से गुजरे तो आपने एक बंदे को दूसरे पे शाउट करते हुए सुना, तो ये इतनी बुरी बात नहीं है। लेकिन एक स्टेबल इदारा और अगर वो मार्केट में बैठा है तो वहाँ ये नहीं होना चाहिए। क्वालिटी यहाँ पे भी होनी चाहिए एचआर में, टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए। आपका बाइंग का सिस्टम, आपका प्रोक्योरमेंट का सिस्टम, आपके सप्लायर्स के साथ रिलेशन बड़े अच्छे होने चाहिए। लेकिन आपने पहला मुकाबला कहाँ करना है? प्राइमरी एक्टिविटीज़ में। फिर आपने करना है सपोर्ट एक्टिविटीज़ में। तो वैल्यू चेन इज के ये जैसा जिस तरह से डायग्राम हमने देखी थी कि एक चेन बनी हुई है, लकड़ी से वो दूसरे शहर में आई, वहाँ से स्टिक बनी, वहाँ से कुर्सी बनी, उस पर फोम रखा गया, पेंट हुआ और ब्रांड ऐड हो गया। ये एक चेन है, कहीं से भी कट गई। अगर लकड़ी ही गलत थी तो ये 2000 की ना बिकती, कुर्सी का डिज़ाइन गलत था ना बिकती, फोम अनकंफर्टेबल था ना बिकती, ब्रांड हल्का होता ना बिकती। तो आपको ये चेन कनेक्ट करनी है वैल्यू की, हर चीज़ को दूसरी चीज़ से जोड़ना है। तो क्या वैल्यू चेन समझ आ रही है? एक दफ़ा थोड़ी सी तेज़ी से इसकी इंग्लिश भी पढ़ लेते हैं। इनका वैल्यू में कैसे ऐड हो सकती है? ज़ाहिर है प्रोडक्ट डिज़ाइन से, उसके फीचर बेहतर करके, लोगों के लिए ईज़ ऑफ वेबसाइट, लोकेशन, वो सारा कुछ है, ब्रांड नेम से, अच्छी सर्विस क्वालिटी दे के, ये सारी चीज़ें वैल्यू ऐड करती हैं नॉर्मली। प्राइमरी एक्टिविटीज़, अगेन डायग्राम तो सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए थी। आपने अगर कभी याद करना है तो आपने ये करना है। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, रिसीविंग एंड स्टोरिंग ऑफ मटेरियल से रिलेटेड। ऑपरेशंस, आपके इनपुट आउटपुट में किस प्रोसेस में कन्वर्ट होते हैं। आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, गुड्स और सर्विसेज बायर तक पहुंचाना। मार्केटिंग एंड सेल्स, बायर्स को बताना अपने बारे में। एंड सर्विस, आपकी प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस और उसके बाद आफ्टर सेल्स सर्विस भी इसमें शामिल है। सपोर्ट एक्टिविटीज़ में प्रोक्योरमेंट, आपका रिसोर्सेज को बाय करने का जो निज़ाम है और सप्लायर्स के साथ जो आपके ताल्लुकात हैं वो। एचआरएम, आपका ह्यूमन रिसोर्स, रिक्रूट करना, डेवलप करना, मोटिवेट करना, रिवॉर्ड करना है लोगों को। टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट और ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, इसमें सपोर्ट सिस्टम, फंक्शंस और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे हम कॉलेज में बात करें तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑनलाइन में बात करें तो आपकी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारे मसले आते हैं ऑनलाइन क्लास में, लेकिन बच्चे को अगर क्लास अच्छे टीचर से मिल रही होती है वो कभी कभार कंप्रोमाइज़ कर जाता है। लेकिन अगर 3 कॉलेज के एक जैसे टीचर हो और एक कॉलेज की वेबसाइट बार बार डाउन हो जाती हो तो बच्चे कहेंगे नहीं भाई इसके पास नहीं जाना, ना दूसरे के पास जाना है। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। वैल्यू क्रिएशन और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आपस में क्या ताल्लुक है? किताब ने एक डायग्राम सी बनाई है। बेसिकली आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? वैल्यू क्रिएट करना कस्टमर के लिए। ये जब कस्टमर के लिए वैल्यू क्रिएट होती है तो उससे आपको पैसे आते हैं। जब पैसे आते हैं तो आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी पूरी हो जाती है, आपके शेयर होल्डर्स को पैसे मिल गए, आपको फाइनेंस मिल जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं रिसोर्सेज मिलते हैं, आपके दोबारा से वैल्यू क्रिएट होती है। यानी कि गोल गोल घूमता रहता है। आप रिसोर्स पे पैसा लगाते हैं, रिसोर्स से जो है वो आपका एक वैल्यू क्रिएट होती है, वैल्यू क्रिएट होती है, उससे एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, एक्स्ट्रा पैसे आते हैं, फिर से रिसोर्स पे लगाते हैं, वो फिर से वैल्यू क्रिएट करता है, फिर से पैसे आते हैं। तो ये गोल गोल स्पिरल घूमता रहता है। वो जैसे हमने शुरू में डायग्राम देखी थी, ये उसका इसके छोटे भाई हैं। तो ये एक ओवरऑल इस तरह से है कि आपको सबसे पहले रिसोर्स चाहिए, वैल्यू होगी, इससे बेनिफिट्स आएगा, बेनिफिट से पैसे आएंगे, पैसे आप दोबारा इंजेक्ट करेंगे, उससे मज़ीद रिसोर्स आएंगे, मज़ीद, और ये इस तरह से चलता रहेगा। डन। अब रिसोर्सेज के ऊपर बात करते हैं कि रिसोर्सेज क्या है और रिसोर्सेज की क्या कहानी है। रिसोर्स में हम कहते हैं कि रिसोर्स एक एसेट है, प्रोसेस है, स्किल है, आइटम ऑफ नॉलेज है, या कुछ भी ऐसा है जो हमारे कंट्रोल में है। टिपिकली हम कहते हैं कि हमारे ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, इंटेलेक्चुअल कैपिटल। ह्यूमन रिसोर्स में आपके लोग, वो इदारे के वो सारे आ गए। फिजिकल रिसोर्स में आपके जो एसेट्स और ये सारी चीज़ें आ गई। फाइनेंशियल रिसोर्स में
पैसा, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, बैंक शैंक्स वगैरह, साथ आपकी बोरविंग का अरेंजमेंट, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, आपके ब्रांड्स, आपके पेटेंट्स, आपके कॉपीराइट्स, आपके गुडविल, आपके सॉफ्टवेयर्स, आपका इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम, ये सारा इसमें। तो आप याद करें तो दिस चैप्टर इज ऑल अबाउट रिसोर्स, कैपेबिलिटी, कंपिटेंस और आगे। अब इन सारी चीज़ों को कनेक्ट करते हैं। कुछ थ्रेशोल्ड रिसोर्स चाहिए और कुछ यूनिक रिसोर्स चाहिए। थ्रेशोल्ड रिसोर्स, मुझे यहाँ पे कम से कम टैक्स में एक टीचर तो चाहिए। मतलब ये बड़ा अजीब सा होगा कि मेरा टाइम टेबल आया उसमें टैक्स की क्लास ही ना हो। तो कम से कम मेरा थ्रेशोल्ड क्या है, मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है कि ये मतलब ये तो होना चाहिए एक टैक्स का टीचर। तो आपके कुछ मिनिमम थ्रेशोल्ड होते हैं जो आपको लाजमी चाहिए ताकि आप उस गेम में आ सकें। बगैर टैक्स के टीचर के हम कह नहीं सकते कि जी हम ग्रुप ए में एडमिशन कर रहे हैं तो हमारे पास अगर टैक्स का टीचर नहीं है तो क्या वो है। अक्सर कॉलेज के पास सब्जेक्ट के टीचर नहीं होते तो उस सब्जेक्ट में वो अपने सारे टीचर्स डाल देते हैं और फ्रंट ऑफिस में बच्चा आता है तो कोशिश करते हैं वो सब्जेक्ट में एडमिशन ना कराए, लेकिन ब्रोशर पूरा कर देते हैं कि देखो जी इसमें 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 हमारे पास सारे टीचर्स हैं। क्योंकि अगर आप कहेंगे वी डोंट हैव दैट रिसोर्स तो ये आपकी बड़ी बदनामी है। तो आपको कुछ थ्रेशोल्ड रिसोर्स चाहिए, विदाउट थ्रेशोल्ड रिसोर्स तो आप सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ये तो मिनिमम रिसोर्स हैं। देन फिर कुछ ऐसे आपके पास रिसोर्स हों जो कि कंपेटिटर्स के पास ना हो, ये यूनिक रिसोर्स हैं। यानी थ्रेशोल्ड है मिनिमम रिसोर्स इतने होने चाहिए, और यूनिक रिसोर्स कि आपके पास ऐसा रिसोर्स जो दूसरे के पास नहीं है। आपको कम से कम 3 डॉक्टर चाहिए हैं, उनमें से एक ऐसा है जो दिमाग का ऐसा ऑपरेशन करता है जो पूरे पाकिस्तान का नहीं करता, तो ये यूनिक रिसोर्स है। ये यूनिक रिसोर्स जो है वो आपकी तरफ लोगों को खींच के आएगा। ये रिसोर्स ही नहीं है, ये आपकी कंपिटेंस भी है। तो थ्रेशोल्ड कम से कम, यूनिक रिसोर्स जो कि कंपेटिटर्स के पास नहीं है या उनको डिफिकल्टी हो। ये ऑब्टेन कैसे हो सकता है, कोई ऐसा रॉ मटेरियल आपके हाथ लग गया जो किसी और के पास नहीं है। सारे के सारे जो है वो लकड़ी से कुर्सी बना रहे हैं और आपके पास एक खास किस्म का ऐसा प्लास्टिक है जो सिर्फ पूरे पाकिस्तान में आपके पास, और आप जो कुर्सी बना रहे हैं वो सस्ती भी बनती है और लोग परेशान है कि यार ये बनाता कैसे कुर्सी। लोकेशन, आपको कोई खास ज़बरदस्त आइडियल लोकेशन मिल गई, आपको कोई कॉर्नर की बिल्डिंग है, आपको दो तरफ से मार्केट देख रही है, आप ऐसी जगह पे जहाँ आपकी विजिबिलिटी बहुत बेहतर है। या जैसे इन्होंने एग्जांपल दी कि एक पावर जनरेटिंग कंपनी बिल्कुल एक लार्ज वाटरफॉल के करीब हो, तो इससे ज़्यादा और क्या होना चाहिए। उन्होंने सिर्फ बस अपने वो चीज़ें लगानी है वहाँ टर्बाइंस और उन्होंने ऑटोमेटिकली चलना है। स्पेशल प्रिविलेज की वजह से हो सकता है, कोई खास पेटेंट है, कोई खास फ्रेंचाइज है, कोई खास ब्रांड है, कोई इस तरह से करके ये कंपेटिटिव एडवांटेज हो सकता है, लेकिन ओवर टाइम चेंज हो सकता है। तो आपको जो यूनिक रिसोर्स से जो कंपिटेंस आ रही है वो कंपिटेंस आज तो है, लेकिन वो कोर कंपिटेंस देर तक रहने वाली नहीं है। आपको सस्टेनेबल कंपिटेंस चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने दायरे की बात करूं तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स हो सकते हैं जो हमारी कोर कंपिटेंस बन जाएं कि हाँ भाई यार इन टीचर्स की वजह से लोग आते हैं, लेकिन वो सस्टेनेबल कंपिटेंस नहीं होंगे। कभी भी कोई टीचर छोड़ के चला जाए, कंट्रोल में तो कोई भी नहीं है, लेकिन मैं खुद अगर हूँगा तो मैं सस्टेनेबल तो हूँ। अगर ये बिल्डिंग मेरी अपनी होगी और बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त मशहूर हो जाए, बड़ी आइडियल लोकेशन और क्या कमाल बिल्डिंग बनी हुई है, तो ये सस्टेनेबल कंपिटेंस है। और अगर किसी किराए की बिल्डिंग में मैं बैठ के उस बिल्डिंग को बड़ा ज़बरदस्त बना लूँ, लोग इसलिए आते हो कि यार उनकी बिल्डिंग बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ पे बड़े ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासेस बड़ी ज़बरदस्त हैं, तो ये कंपिटेंस है, कोर कंपिटेंस भी हो सकती है हमारी, लेकिन सस्टेनेबल नहीं है। तो इसका मतलब है आपने फिर सस्टेनेबल के ऊपर भी फोकस करना है और आपने कुछ और कंपिटेंसेस भी अचीव करनी है और कोशिश करना है कि उनको आहिस्ता आहिस्ता सस्टेनेबल बनाएं, उनको ज़्यादा कंट्रोल कर सकें। डन। मतलब एक जगह पे अगर एक दुकानदार की एक दुकान चल पड़ी और वो लोकेशन बड़ी ज़बरदस्त है, तो दिस इज़ वेरी गुड कि उसको जल्द से जल्द ये दुकान ख़रीद लेनी चाहिए ताकि वो उसको सस्टेनेबल बना सके। ऐसा ना हो कि कल को उससे ज़्यादा एडवांस दे के, ज़्यादा किराया दे के कोई आए और चलती हुई दुकान वाला जो एरिया है वो किसी और के हाथ आ जाए। कंपिटेंस क्या है, वो एक्टिविटीज या प्रोसेस जो रिसोर्सेज यूज करते हैं जिससे हम कुछ जनरेट कर लेते हैं। कंपिटेंस भी एक थ्रेशोल्ड कंपिटेंस और कोर कंपिटेंस है। थ्रेशोल्ड कंपिटेंस कम से कम टेक्स्ट में हमारे पास हम क्लासेस दे सकते हो, टीचर आके कम से कम बच्चों को इतना पढ़ा सके कि हाँ भाई बच्चों की एक अच्छी तैयारी हो जाए। लेकिन इसमें भी फिर सेकेंड लेवल कोर कंपिटेंस क्या होगी, जैसे यूनिक रिसोर्स था वैसे कोर कंपिटेंस एक ऐसी कंपिटेंस जो आपके कंपेटिटर के पास नहीं है, ऐसी कंपिटेंस जो आपके पास बेहतर है, जिससे आप अपने क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर बेहतर तरीके से मीच कर रहे हैं। तो बेसिकली किसी कंपिटेंस को एक्सेप्शनल वे में लेके जाना और उसको अपना मेन वो बताना कंपिटेंस, वो कोर कंपिटेंस होती है। फॉर एग्जाम्पल जी फलाना रेस्टोरेंट के चने बड़े अच्छे होते हैं, उस चने के चक्कर में वो अपने चावल भी बेच लेंगे, वो अपनी सारी चीज़ें बेच लेंगे, उन्होंने अपनी कोर कंपिटेंस पर काम किया है। फलाना जगह जी वो अकाउंटिंग का टीचर बड़ा ज़बरदस्त है, वो अकाउंटिंग के टीचर के पास बच्चे पढ़ने जाएंगे तो कहीं ना कहीं टैक्स शैक्स और इस तरह के सब्जेक्ट्स भी उठा लेंगे।
तो एक कोर कंपेटेंस का मतलब वो कंपेटेंस जो बाकियों के पास नहीं है, जो आपने डेवलप कर ली। और थ्रेशोल्ड कंपेटेंस एक मिनिमम कंपेटेंस है जो आपको उस मार्केट में रहते चाहिए। और फिर सस्टेनेबल कोर कंपेटेंस क्या हुई भला? लॉन्ग टाइम के लिए। वो जो लॉन्ग टर्म में आपके साथ है। जैसे वही बात है कि किराए वाली जगह अपनी बना लें, आप खुद सर्विस प्रोवाइडर हो, मतलब वही बात है कि वो हॉस्पिटल जो वो डॉक्टर चलाता है, जो खुद डॉक्टर है, तो कम से कम उसको ये पता है कि सब छोड़ जाएंगे, मैं अपने आप को तो नहीं छोड़ के जाऊंगा। वो उसकी सस्टेनेबल कंपेटेंस बन जाएगी। क्लियर? कैपेबिलिटी क्या है? एबिलिटी टू डू समथिंग। याद है हमने कहा था रिसोर्स के बाद आपकी क्या कैपेबिलिटी है, और उस कैपेबिलिटी से बनती है आपकी कंपेटेंस। तो रिसोर्स को कंपेटेंस में शिफ्ट करने का जो निज़ाम है वो क्या है? कैपेबिलिटी। द एबिलिटी टू डू समथिंग। एंटिटी में कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कि वो कुछ कंपेटिटिव एडवांटेज के लिए कर सकें। ये रिसोर्सेज को और कंपेटेंस को आपस में यूज करने को कहते हैं। कैपेबिलिटीज डायनेमिक हो तो क्या ही ज़बरदस्त बात है। डायनेमिक का मतलब है ज़रूरत पड़ने पे जो बदल सकती हो। यानी कि आप कहेंगे जी कोई आके कहेगी जी क्या आप ये काम कर सकते हैं? हाँ हम कर सकते हैं। वो काम कर सकते हैं? नहीं हम तो सिर्फ ये काम करेंगे। आपको डायनेमिक होना चाहिए। अगर आप अपने आप को थोड़ा सा बदल के वो दूसरा काम कर सकते हैं तो आपको ज़रूर उन्हें कह देना चाहिए कि येस वी हैव डायनेमिक कैपेबिलिटी। तो एबिलिटी ऑफ एंटिटी टू क्रिएट न्यू कैपेबिलिटीज बाय अडॉप्टिंग इस चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट। आप अपने रिसोर्स बेस को रिन्यू कर सकते हैं, पुराने रिसोर्स से जान छुड़ा सकते हैं, नए रिसोर्स ला सकते हैं, नई और इम्प्रूव्ड कोर कंपेटेंस वो कर सकते हैं। कोविड आया, हमने बहुत सारे टीचर से कहा कि जी आप वो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, अब ना कोविड है, क्लासें बंद हैं, आप एक काम करें, एक स्लेट पे आप पढ़ाने की कोशिश करें। उन्होंने कहा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, मेरा तो ज़माना ही बोर्ड वाला है, आप मुझे बस कैमरे पे रिकॉर्ड कर देंगे तो मैं चलूँगा, वरना ये मुझे नहीं पता लग रहा आप क्या बातें कर रहे हैं। 2 साल बाद बहुत सारे उनमें से टीचर्स नज़र आना ही बंद हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, बदलते ज़माने के हिसाब से। और आप ये देखें कि जो पुराने चले आ रहे थे, जो मशहूर टीचर्स थे, मेहनत करने वाले टीचर्स थे, उन्होंने अपने अंदर से वो कैपेबिलिटी निकाली। उन्होंने प्रोजेक्टर भी पढ़ाया, उन्होंने स्लाइड पे भी पढ़ाया, उन्होंने वो सारे काम किए, और ज़रूरत पड़ने पे दोबारा से रिवर्स भी हो गए। तो डायनेमिक कैपेबिलिटी इसके ज़रूरत पड़ने पे आप अपने रिसोर्सेज को चेंज करके एक नए तरीके से नए एवेन्यू पे काम कर सकें, तो फिर हम कहेंगे हाँ भाई ये बड़ा ज़बरदस्त काम है। डन। कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी। कॉस्ट एफिशिएंसी का क्या ताल्लुक है? कॉस्ट एफिशिएंसी से आप स्ट्रेटेजिकली कैसे ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं? कंपेटर से अगर हमें कम कॉस्ट पड़ रही है तो हम अपने सिस्टम में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, या हम अपने जो बायर्स हैं उनको कम प्राइस दे सकते हैं। और क्या फ़ायदा हो सकता है कॉस्ट एफिशिएंसी से? जी मेन लीडर बन सकते हैं, नए कंपेटर को सत्यानाश फेर सकते हैं, अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, मतलब शेयर होल्डर्स को खुश रख सकते हैं। अब ये कॉस्ट एफिशिएंसीज कहाँ से आती है? कॉस्ट एफिशिएंसीज में हम 2 बातें कहते हैं कि या इकोनॉमीज ऑफ स्केल से आती है, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप से आती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एक टीचर है, हम उसको पैसे दे रहे हैं क्लास पढ़ाने के, क्लास में 20 बच्चे बैठे हैं, अगर उसी क्लास में 50 बच्चे बैठे हों और टीचर उतने ही पैसे ले रहा हो तो हमारी कॉस्ट पर बच्चा कम हो जाएगी। हम बिल्डिंग का अगर किराया दे रहे हो 10 लाख फॉर एग्जांपल, और बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हों 1000, तो हमें 1000 बच्चों पे पर बच्चा 1000 रुपये का रेंट पड़ गया। अगर यही 2000 बच्चे पढ़ रहे हो पर बच्चा 500 पे आ गया, और ये पर मंथ, तो सोचें मतलब किराए में निकल जाता होगा सब कुछ। खैर, कहने का मतलब है कि पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी जब हम अपना स्केल बढ़ाएंगे। स्केल का मतलब है वही चीज़ ज़्यादा को करना शुरू कर देंगे। आपने एक दुकान किराए पे ली हुई और आप 100 जूते बेचते हैं, और उसी दुकान में अगर आप 500 जूते बेचें तो आपको पर जूता कॉस्ट किराए की और अपने फिक्स ओवरहेड की कम हो जाएगी। ये स्केल है। फिर एक होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। आप कुछ और चीज़ें भी उसमें ऐड कर लें जिसकी वजह से आपको फ़ायदा हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, आप उसी बिल्डिंग में AC से भी शुरू कर लें, उसी बिल्डिंग में ट्रेनिंग कोर्स भी शुरू कर लें, उस बिल्डिंग की छत पे जो है वो बारबेक्यू का अरेंजमेंट करके, और जो है वो जो चाय कवाली और चाय कहानी और वो इस तरह का कोई सेटअप बना दें। अब ये बेसिकली स्केल नहीं बढ़ाया आपने, स्कोप बढ़ाया, एवेन्यूज़ बढ़ाए जहाँ से आप बेहतर कर सकते हैं। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल में एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैन बी रिड्यूस बाय प्रोड्यूसिंग और ऑपरेटिंग एट हायर वॉल्यूम ऑफ आउटपुट। और स्कोप में क्या है? रिडक्शन इन कॉस्ट माइट बी अचीव बाय प्रोड्यूसिंग 2 और मोर प्रोडक्ट। ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेके आएँ, ज़्यादा चीज़ें लेके आएँ, ज़्यादा चीज़ें बीच में ऐड करें तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। एक चने वाला अगर ज़्यादा चने बेच रहा होगा तो उसको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलेगी। अगर वो चने वाला साथ में चावल भी रख लेगा
तो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप मिलेगा। फिर वो क्या करे, आसपास के किसी फास्ट फूड रेस्टोरेंट से डील कर ले, उनका ब्रोशर भी अपने पास रखे। कस्टमर आके बैठा हुआ उसे कहें जी आप पाकिस्तानी खाएंगे या वो फास्ट फूड खाएंगे, उन्होंने कहा जी फास्ट फूड, तो फास्ट फूड पे जो भी प्राइस है उसमें थोड़े से ऊपर पैसे रख के और वहाँ से ला के दे दिया। जो बैठा हुआ कस्टमर था, जो आपकी कुर्सी पे बैठा हुआ ही था और अपने दोस्तों के साथ आया था और वेला बैठा था कि यार मैं तो नहीं पाकिस्तानी खाना खाता, मैं तो नहीं कढ़ाई खाता, उसको भी सर्व कर लिया। स्कोप बेहतर कर सकते हैं। कॉस्ट एफिशिएंसी और स्ट्रेटजी कैपेबिलिटी का ऑब्वियसली एक बड़ा लिंक है। जितना कम पैसों में आप चीज़ें बना सकेंगे उतना ही बेहतर तरीके से आप बिजनेस चला सकेंगे। डन। सोचें मतलब 1 घंटा कितना बड़ा होता है। मतलब आपको ने पहले दिन कहा था कि बीच में ब्रेक, पता नहीं मैंने शायद कहा था या नहीं, आप बीच में बता दिया करेंगे ब्रेक की वो हो, क्योंकि एक टीचर ना इतनी देर तक, और वो भी रिवीजन क्लास मोड में ना, थोड़ा सा कम बर्दाश्त होता है। तो कल आप लोग मुझे बता दीजिएगा, या नहीं भी बताएंगे ना तो मैं अपने तौर पे एक आइडियल टाइम पे 5-1 मिनट की ब्रेक कर लूँगा, ताकि आप थोड़ा सा ज़रा रिफ़्रेश हो सकें। जाके मुँह पे छीटा छीटा मारा और दोबारा जो है ना, चैप्टर भी थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ खुश्क बातें ज़रा ज़्यादा हैं। कॉर्पोरेट नॉलेज, स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी, क्या कंपनी का नॉलेज बेस की इसकी स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी से कोई ताल्लुक है? एक कंपनी जिसको बाकियों से ज़्यादा पता है उसको क्या फ़ायदा होगा? उसको पता होगा कैसे बिजनेस करना है, उसे पता है आती हुई डिमांड क्या है, उसे पता है दुनिया के दूसरे मुल्कों में क्या हो रहा है, लोगों की बढ़ती हुई नीड्स क्या हैं, और बाकियों से पहले चेंज कर लेगा। तो आपका जो नॉलेज बेस है, आपकी जो लर्निंग है, आपकी जो नो हाउ है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग है, ये भी सम टाइम आपके लिए स्ट्रेटेजी कैपेबिलिटी का काम कर रही होती है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि जी ICAP में एनरोलमेंट्स कैसे होती हैं, ग्रुप ए में किस तरह से लोग आते हैं, ग्रुप बी में किस तरह से आते हैं, ग्रुप ए पढ़ने वाला अगली दफ़ा ग्रुप बी के कौन से पेपर उठाता है, किस तरह से चीज़ों को लेके चलता है, क्या मामला होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो समझ आती हैं। फॉर एग्जांपल हमने देखा कि ग्रुप बी में जैसे ही बच्चा आता है वो कमती लॉ उठाता है, तो ग्रुप बी के बाकी सब्जेक्ट से 2-2 बैच दिए और कमती लॉ के 3 बैच दिए। अब इससे हमें एज होगा, ये जो नॉलेज है अगर ओवर द ईयर हमने इस चीज़ को सीखा है तो वो नॉलेज इस्तेमाल करने में वो कंपनियां जिन्होंने ये समझ लिया था कि जो कोविड है टाइम पे समझ लिया और उनका ये कोविड जो आया है ये अब तेज़ी से छा जाएगा, तो उन्होंने बहुत तेज़ी से उसकी रिसर्च शुरू कर दी और जो सबसे अर्ली अडॉप्टर रहे और सबसे पहले वैक्सीन ले आए उन्होंने लुट मचा दी दुनिया में। ये और बात है कि फौरी ही रेप्लिकेट भी हो गई थी, तो उनको वो कंपेटिटिव एडवांटेज नहीं मिल सका। अगर कोई महीने के फासले से दूसरी वैक्सीन आती तो पहला वाला तो दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बन जाता। तो सम टाइम आप नॉलेज बेस आप पहले से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं दुनिया में, क्या क्या आफात आ रही हैं दुनिया में, क्या क्या बीमारी हैं, कौन सी बीमारी एक मुल्क में शुरू हुई अब दूसरे मुल्क की तरफ आ रही होगी। अब डेंगू के पाकिस्तान पहुँचने से पहले पहले अगर उसका काम किसी ने किया होता तो वो मेडिसिन कंपनी तो तूफ़ान मचा देती। तो कॉर्पोरेट नॉलेज, नो हाउ चीज़ें आपको ये आपका एक बड़ा यूनिक रिसोर्स होता है और इससे आपको एडवांटेज मिल जाता है। ये कहाँ से आता है? आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके कलेक्टिव नॉलेज से आता है जो आपके पास मौजूद हैं, वो सारे आपके जो वर्किंग है उससे आता है, आपके प्रोसेसेस से आता है। तो जितना भी ये कॉर्पोरेट नॉलेज है, जितना भी नो हाउ है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, सिचुएशन, कई दफ़ा ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई जाती हैं, लोगों को बताया जाता है यार दुनिया में ये चेंजेस चल रही हैं, आप आओ इस तरह से चीज़ों को देखो। तो वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इफ़ेक्टिवली आपको एक बेहतर तरीके से लेके चल रही होती हैं। क्या बात समझ आ रही है? जब रिसोर्सेज की बात आती है ना तो फिर हम कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं रिसोर्स ऑडिट। हम देखते हैं कि कंपनी के रिसोर्सेज क्या हैं और किस किस तरह से हैं। रिसोर्स ऑडिट का ताल्लुक उसी चीज़ से है जो कि हमने इससे पहले डिस्कस की है कि रिसोर्सेज कितनी तरह के हैं, HR फलाना फलाना फलाना। तो आप करते ये हैं, जज़ाकल्लाह। ज़्यादा तेज़ी से आगे चला गया था। ठीक है, कॉर्पोरेट नॉलेज में हम पहुंचे थे। देन मैं आपको बताया था कि रिसोर्स ऑडिट एक स्ट्रेटेजी है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से रिसोर्स हैं और आप उन पे किस किस तरह से काम कर सकते हैं। किताब ये कहती है कि डिफरेंट जो स्ट्रेटेजीज़ हैं रिसोर्सेज और कंपिटेंस को देखने की, एक वैल्यूएशन एनालिसिस है,
पर डिस्कशन कर लिया हमने। कैपेबिलिटी प्रोफाइल ऑफ एंटिटी, एंटिटी अपनी कैपेबिलिटी कैसे किस किस तरह से इंप्रूव कर सकती है, हमने उसके ऊपर बात कर ली। रिसोर्स ऑडिट और स्वॉट एनालिसिस। अब रिसोर्स ऑडिट क्या है, आप अपने रिसोर्सेज को देखते हैं, तज्जिया करते हैं और फिर देखते हैं कि कौन कौन सा रिसोर्स है, जहाँ क्या क्या कमी है और आप उस पर काम करते हैं। तो सबसे पहले रिसोर्स ऑडिट की बात करें तो एक टेबल सा है, आपके अलग अलग रिसोर्सेज है, चार मैनेजमेंट, रॉ मटेरियल, नॉन करंट एसेट, इंटेंजिबल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स, फलाना रिसोर्स, एक लिस्ट सी बनी हुई है। तो इसमें यही है कि आपका वर्कफोर्स का साइज एंड कंपोजिशन क्या है, आपकी एफिशिएंसी क्या है, वर्कफोर्स कैसी है, लेबर टर्नओवर कैसे है, मैनेजमेंट किस तरह का है, उनकी क्या स्केल है, रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, किस तरह से आता है, करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स कौन से हैं, कितनी वर्थ है, कितनी क्या पोजीशन है उनकी, इंटेंजिबल रिसोर्स किस तरह के हैं, आपके राइट्स हैं, लाइसेंस हैं, मतलब आप अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एनालाइज करते हैं। आप देखते हैं कि आज मेरे पास क्या है, आपने इसको याद नहीं करना, बस इसको एक दफ़ा सिर्फ एक वन रीडिंग दे देनी है ताकि आपको एक आइडिया हो कि हाँ भाई ये वो मेन रिसोर्सेज हैं जो एक इदारे के पास होते हैं। रिसोर्स देखने के बाद आपने इस पर वायरो फ्रेमवर्क लगाना है, VIRO। रिसोर्स की वैल्यू, रिसोर्स की इमिटेबिलिटी, रिसोर्स की रेयरिटी, रिसोर्स की ऑर्गेनाइजेशन। वैल्यू, क्या ये रिसोर्स कंपेटिटिव एडवांटेज दे रहा है? मैंने देखा कि मेरे पास ये 6 कैटेगरी के कोई 25 रिसोर्स हैं, तो ये फलाना वाला रिसोर्स क्या कोई वैल्यू दे रहा है? फॉर एग्जाम्पल, इस कमरे में एक कुर्सी यहाँ साइड पे पड़ी हुई है और कभी भी टीचर उस पर ना बैठता हो और टीचर आके पढ़ाता और चला जाता हो, तो मुझे तो उस कुर्सी ने कोई वैल्यू नहीं दी। लेकिन अगर टीचर्स की आदत है बैठने की, सारा कुछ है, तो वहाँ रखी हुई कुर्सी जो है वैल्यू जनरेट कर रही है। कमरे में जो है वो एक ऐसा स्पीकर लगा हुआ है और कमरा इतना छोटा है कि वो बगैर स्पीकर की भी बात हो जाती है। यह स्पीकर लगा हुआ है और टीचर कहता है जी मुझे तारे इशारे नहीं लगानी, मैं बड़े उलझन में आ जाता हूँ, मैं तो बिंदास होकर बोलना है। तो वो चीख के बोलता है। टीचर ही ऐसा है कि जिसकी आवाज़ हाथ वाले कमरे तक आ रही होती है। तो इसका मतलब है कि रिसोर्स मुझे वैल्यू नहीं दे रहा, रिसोर्स है लेकिन मुझे उससे वर्थ नहीं जनरेट हो रही। इमिटेबिलिटी, क्या वो इमिटेट हो सकता है? इमिटेट, कॉपी, इमिटेशन बेसिकली आर्टिफिशियल ज्वेलरी को कहते हैं। तो इमिटेट या इमिटेशन कॉपी करने को कहते हैं। तो क्या वो रिसोर्स को कॉपी कर सकेगा? मेरे पास ये 25 रिसोर्स है, हाँ जी बिल्डिंग अच्छी है, फलाना अच्छा है, फलाना अच्छा है, क्या ये कॉपी हो सकता है? हाँ ये कॉपी हो सकता है, ये कॉपी हो सकता है। जो कॉपी नहीं हो सकता वो अच्छा रिसोर्स है, जो कॉपी हो सकता है वो रिसोर्स है, मुझे चाहिए, लेकिन मैं हमेशा कहूँगा कि ये बेचारा यूनिक नहीं बन सकेगा, ये थ्रेशोल्ड पे ही रहेगा। रेयरिटी, क्या कंपेटिटर के पास भी उस तरह का कोई सिमिलर रिसोर्स है या ये रिसोर्स यूनिक है? अब एक रिसोर्स जो कॉपी हो सकता है वो एक अलग चक्कर है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ आपके पास और कहीं और नहीं हो सकती। एक ऐसी खास लोकेशन का बिजनेस जो बड़ी आइडियल हो। तो कई दफ़ा एक छोटी सी दुकान एक ऐसी लोकेशन पे होती है कि वो एक बहुत बड़े सुपर स्टोर से बेहतर प्रॉफिट कमा के दे रही होती है अपनी उस आइडियल लोकेशन की वजह से। तो क्या आपका रिसोर्स रेयर है? क्या आपका रिसोर्स कॉपीएबल है? क्या आपके रिसोर्स में वैल्यू है? और क्या एंटिटी इस लेवल पे ऑर्गेनाइज है कि उस रिसोर्स को इस्तेमाल भी कर सके? हम कहते हैं जी हमने कमरे में LED भी लगाई हुई है और एक ऐसा प्रोजेक्टर है जिसमें होलोग्रामिक इफेक्ट निकलता है और टीचर जो है बच्चों के दरमियान में भी घूम फिर सकता है, अपने घर बैठे बैठे वो बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकता है। क्या हमारे रिसोर्सेज भी इस काबिल हैं? क्या हमारा इदारा इस काबिल है कि इन सारी चीज़ों को जोड़ के लोगों तक पहुंचा सके? तो वो एक होलोग्रामिक टेक्नोलॉजी का अगर प्रोजेक्टर लेके और 3 लाख रुपए खर्च करके लगा दिया और वो इस्तेमाल ही नहीं होना, या हम उस काबिल ही नहीं है कि हम उसको इस्तेमाल कर सकें। फॉर एग्जांपल हम कहें उसे चलाने के लिए बड़ी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है और हमारी तारें इतनी पतली हैं जो डली हुई हैं और मोटी तारें हमें डालने की इजाज़त नहीं दी हुई मालिक मकान ने, तो बस फिर तो फौत हो गया मामला। तो क्या हम ऑर्गेनाइज हैं कि हम रिसोर्स का फ़ायदा उठा सकें? रिसोर्स रेयर है, रिसोर्स इमिटेबल है, रिसोर्स में वैल्यू है। आप इन 4 सवालों में हर रिसोर्स को परखते हैं और उसके बाद फिर आपको पता लगता है कि आपके रिसोर्सेज आपके लिए कितनी अच्छी वर्थ जनरेट कर रहे हैं। डन। हाँ, बेसिकली देखिए ना, आपने देखना ये आपके फॉर एग्जाम्पल 25 रिसोर्स हैं, मैं आपसे कहता हूँ आप मैनेजर हो इदारे के, ये 25 रिसोर्स हैं, मुझे बताओ इनमें से अच्छे रिसोर्स कौन से हैं? आप कहेंगे सर 1 मिनट मैं ज़रा वायरो फ्रेमवर्क लगा दूँ इस पर। आप हर रिसोर्स को पकड़ के ये 4 सवाल पूछेंगे। कैसे मुझे वैल्यू जनरेट हो रही है? क्या ये कॉपी हो सकता है? क्या ये बहुत रेयर है? क्या मैं इस काबिल हूँ कि मेरा इदारा इस रिसोर्स का फ़ायदा उठा सके? तो बाय द एंड ऑफ दैट एक्टिविटी आपको 3 ऐसे रिसोर्स मिलेंगे, आप कहेंगे ये बड़े यूनिक हैं, इनकी बड़ी हिफाजत करनी है, इन पर बड़ा काम करना है। ये 2 ऐसे हैं जो कॉपी हो जाते हैं लेकिन ठीक है हमें मिनिमम चाहिए तो हमारे पास होने चाहिए। ये 3 ऐसे हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, आप इनको हटा दें। ये 2 वैल्यू तो बहुत हैं लेकिन हम इस काबिल नहीं हैं कि हम उसको सही से इस्तेमाल कर सकें।
हाँ, अब अगेन अगर सवाल इस तरह से आता है, अगर सवाल ये आता है कि ये एक सिचुएशन है, इसमें ये 4-5 रिसोर्स हैं, ज़रा इसमें वायरो फ्रेमवर्क अप्लाई करें, तो फिर आपने ये चारों सवाल पूछ के और उनका जवाब देना है कि ये इस सिचुएशन में, अब इसके लिए ना सिचुएशन में बहुत बड़ी बनानी पड़ेगी, तो उनको पता है कि कहाँ ज़्यादा आसानी से बच्चों को तंग किया जा सकता है, इधर तो उन्हें भी खुद मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह के फ्रेमवर्क में से सवाल थोड़ा से कम आते हैं, क्योंकि उसके लिए ना उनको सवाल पे बहुत ज़्यादा जद्दोजहद करनी पड़ती है। जैसे प्रीवियस स्टेप में वो टक्कर मॉडल का आया था, वो इज इट प्रॉफिटेबल? जी बिल्कुल, अगेन असल में उस चैप्टर में मॉडल ही 2 हैं और वो चैप्टर की वैल्यू ही उन 2 मॉडल से ड्राइव होती है, और ये चैप्टर भरा पड़ा है, इसमें इतनी सारी डिस्कशन है। तो इधर से सीधा सवाल भी आ सकता है, रिसोर्स ऑडिट क्या है और वायरो फ्रेमवर्क क्या होता है, और कुछ नहीं तो एमसीक्यू में वायरो फ्रेमवर्क वो कर लें कि बताओ इन 4 में से कौन सा है जो वायरो फ्रेमवर्क में नहीं होता, तो फिर आपको फ्रेमवर्क के वो 4 वो याद हैं, आप वो लफ्ज़ के साथ देखेंगे जो लफ्ज़ वहाँ नहीं है, और ऑब्वियसली वो वहाँ पे भी 4 जो बनाएंगे वो VIRO से ही बनाएंगे, इतना तो वो भी सियाने हैं। बस हो सकता है ये R को कहते हैं रिसोर्स, तो आपको समझ आ जाएगा नहीं भाई वहाँ तो रेरिटी था। डन। देन द लास्ट एनालिसिस जो इस चैप्टर में आता है, दैट स्वॉट एनालिसिस। ICAP का जो पिछला एडिशन था किताब का, उसमें इन्होंने स्ट्रेंथ वीकनेस को इस चैप्टर में डाला था और अपॉर्चुनिटी थ्रेट को दूसरे चैप्टर में डाला था। तो मैं क्या करता था, मैं उस चैप्टर में नहीं, मैं इस चैप्टर में आके कवर करता था। अभी उन्होंने जो किताब में रिवीजन की है उन्होंने उसको उठा के यहीं भी डाल दिया। उन्होंने कहा जब बच्चों को टीचर ने पढ़ाना ही इस चैप्टर में आके है तो ठीक है, फिर हम इसको स्वॉट एनालिसिस, ये क्रूसीफॉर्म चार्ट होता है, बेसिकली 2 डायमेंशनल या 2x2 चार्ट को कहते हैं। इसमें आप 4 डायमेंशंस में एक इदारे को एनालाइज करते हैं, यानी कि अगर मुझे ये देखना है कि एक इदारा अच्छा चल रहा है या नहीं चल रहा, तो सिर्फ ये नहीं देखना कि हमारी क्या स्ट्रेंथ है, सिर्फ ये नहीं देखना हमारी क्या वीकनेस है, हमने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ भी देखनी है और थ्रेट भी। अगर एक इदारा का है मैं सबसे बेस्ट हूँ, वो ग्रो नहीं करेगा। एक इदारा अगर अपनी खामियां नहीं जानता तो गलत बात है, और एक इदारा जो सिर्फ अपनी खामियां सोचता रहे और अच्छाइयाँ ना सोचे वो भी गलत है। पेसिमिस्ट भी नहीं होना, ओवर ऑप्टिमिस्ट भी नहीं होना। तो आपके इंटरनल 2 फीचर्स हैं, स्ट्रेंथ और वीकनेस, ये इंटरनल है, और अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट एक्सटर्नल है। स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटी पॉजिटिव है और वीकनेस और थ्रेट नेगेटिव है। तो आपने एट एनी गिवन टाइम देखना हमारी स्ट्रेंथ क्या है, फिर आपने देखना है हमारी वीकनेस क्या है, फिर देखना है हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या है, फिर देखना है हमें थ्रेट्स क्या हैं। जब आप इन चारों डायमेंशन में अपने आप को देखेंगे तो आप बड़े अच्छे तरीके से एनालाइज कर सकेंगे कि आपकी चीज़ें सही डायमेंशन में जा रही हैं या नहीं जा रही। बहुत सारी कंपनियों पे बहुत सारा स्वॉट एनालिसिस अप्लाई किया जा सकता है। किताब ने एक एग्जांपल दी फार्मास्यूटिकल कंपनी की। उन्होंने कहा एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसका एक्सटेंसिव नॉलेज, उसके हाई स्किल साइंटिस्ट, उसकी एडवांस इक्विपमेंट में हाई इन्वेस्टमेंट, उसके 6 प्रोडक्ट्स पे पेटेंट्स हैं, उसके हाई प्रॉफिट मार्जिन, ये उसकी स्ट्रेंथ है। उसकी वीकनेस क्या है, रिसर्च प्रोजेक्ट थोड़े स्लो हैं, उनका रिसर्च को नई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का जो रिकॉर्ड है वो कम है, और लेबर टर्नओवर बहुत तेज़ी से बढ़ गया पिछले दिनों, ये उनकी वीकनेस है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, टोटल मार्केट डिमांड बढ़ रही है और बहुत सारी ऐसी डिस्कवरीज हैं जो अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं हुई, एक्सप्लोर्ड नहीं हुई। अभी आपको बहुत ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए दवाइयाँ बनी ही नहीं, तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है खेलने की। थ्रेट क्या है, 2 मेजर कंपेटिटर मर्ज हो गए और अब वो बहुत बड़ी कंपनी बन गई और वो आपको अच्छा खासा सत्यानाश मचा सकते हैं। स्ट्रिक्टर रेगुलेशन आ सकती हैं। आपको ये थ्रेट है कि गवर्नमेंट सोच रही है कि इस वाले सेक्टर में जिसकी आप दवाइयाँ बेच रहे हैं उस पर बहुत ज़्यादा सख्त कवानीन लेके आएँ, तो ये थ्रेट्स हैं। तो मैंने इसी तरह से एक ऑनलाइन क्लास में बच्चों से PIA के ऊपर डिस्कशन की। अब ये चूँकि रिवीजन क्लास है तो इसमें हम मतलब उस तरह से नहीं कर सकते, चलें एक तजर्बा आपके साथ भी करके देख लेंगे, चलें वो यूनिक तजर्बा करेंगे। PIA स्ट्रेंथ क्या है, नेशनल एयरलाइन है। अब अगेन चलें सामने लिखे हुए, तो बच्चों ने ये बताया कि नेशनल एयरलाइन है, इसके पास अनलिमिटेड फंड्स हैं, गवर्नमेंट का पैसा है, बाकी सब मर भी जाएंगे, इसके पास पैसा होगा कि गवर्नमेंट के पास पैसा है। लाइसेंसेज हैं इनके पास, दुनिया के मेजर एयरपोर्ट्स पे सबसे पहले PIA को लाइसेंस मिलेगा उतरने का, बाद में किसी छोटी एयरलाइन को या किसी प्राइवेट एयरलाइन को मिलेगा। इनके पास अन्य एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है, सीनियर स्टाफ है, मतलब बहुत ही सीनियर स्टाफ है, ट्रेंड है, एटलीस्ट ये ट्रेंड है, इतना अरसे के ट्रेनिंग के साथ, मतलब हमारे PIA ने दुनिया की कंपनियों को ट्रेनिंग दी है। तो हमारे पास इसीलिए जिन्होंने ट्रेनिंग दी थी उनको हम अभी तक कह रहे हैं कि तुम लोग जहाज़ उड़ाते रहो, तुम बड़े अच्छे लोग हो। तो खैर वीकनेस क्या है, क्वालिटी नहीं है, ओवर स्टाफिंग हुई हुई है, सर्विस नहीं दे पा रहे, नेपोटिज्म बहुत ज़्यादा है, करप्शन है, लॉसेस हैं, गवर्नमेंट जहाँ फ़ायदा था वहाँ नुकसान भी है, मिसमैनेजमेंट है। अपॉर्चुनिटी क्या है, फ्यूल की प्राइसेस कम हो रही हैं,
दुनिया में कम हो रही हैं, जिससे आपका कॉस्ट एफिशिएंसीज आ सकती हैं। पॉपुलेशन के ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, लोग आहिस्ता आहिस्ता हवाई सफ़र को पसंद कर रहे हैं। पहले बहुत ही कोई अमीर कबीर आदमी जहाज़ पर सफ़र करता था, अब लोग कैजुअली भी सफ़र कर लेते हैं। न्यू एरियाज़ एक्सप्लोर हो सकते हैं, नई जगह पे आप जा सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन से शायद चीज़ें बेहतर हो जाएं। टूरिज़्म अगर मुल्क में चल पड़े तो पीआईयू को सबसे पहले बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। या दुनिया में टूरिज़्म या पाकिस्तानी टूरिज़्म को बहुत ज़्यादा जाना शुरू हो जाएं, या दूसरे मुल्क जाना शुरू कर दें, या दूसरे शहरों में, तो पीआईयू के पास अपॉर्चुनिटी है। थ्रेट क्या है? कंपेटिटर्स, कुछ और इस तरह से। एयर स्पेस, कभी भी दो मुल्कों की लड़ाई होती है, एयर स्पेस बंद हो जाती है। अब पाकिस्तान की इंडिया के ऊपर से एयर स्पेस बड़े अरसे तक बंद रही, जिसका पाकिस्तान को अच्छा खासा नुकसान हुआ। सारी फ़्लाइट्स बड़े घुमा के जानी पड़ती थी, बहुत महंगी हो जाती थी। फिर कंपेटिटर, बसें आपका कंपेटिटर बन गई। अब लाहौर से फैसलाबाद फ़्लाइट पे क्यों जाएगा कोई, कि पहले एयरपोर्ट तक जाए, फिर वहाँ इंतज़ार करे, फिर जहाज़ में बैठे, फिर वहाँ से निकले, फिर अपना सामान निकलवाए। इतनी देर में वो डेवो से फैसलाबाद में पहुँचने के बाद अपने उस रेलेवेंट जगह तक भी पहुँच चुका होगा। तो कुछ अच्छी सड़कों ने कुछ शहरों को बहुत कम फासला कर दिया। इवन इस्लामाबाद भी हवाई जहाज़ से जाना तकलीफ दे है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आप आधा घंटा बचा पाते हैं। ख्वारी भी बहुत ज़्यादा है, पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर इस्लामाबाद जाके कौन से एयरपोर्ट सेंटर में है, शहर से बाहर निकल के एयरपोर्ट बना हुआ है, फिर आपने दोबारा मोटरवे पर ट्रैवल करके आपने शहर के अंदर घुसना है, और फिर उतनी ही आवाज़ आ रही। तो फिर जब इतना होना ही है तो उससे बेहतर है कि बंदा सड़क से चला जाए। और सड़क पे जनाब डेवो, जनाब स्लीपर बसेस के साथ मौजूद हैं। बड़ी ज़बरदस्त बसेस आ गई हैं। प्राइवेट कंपनियों ने भी इतनी स्टैंडर्ड की बसेस, इतना ज़बरदस्त सिस्टम कर दिया है कि आपको, और अब हवाई जहाज़ में आप ट्रैवल करें तो आपको लगता है कि ये एक पुराने दौर की कोई बस है। गंदी सीटें हैं, अनकम्फर्टेबल हैं, घुटना आगे वाली सीट से टकरा रहा होता है, 3-3 सीटें डली हुई होती हैं, और बड़ा ही कंजस्टेड इन्वायरमेंट होता है। बस चूँकि फ़ास्ट है, लोग इसलिए उस तरफ चले जाते हैं। तो किसी भी इदारे को पकड़ के आप इस तरह की बातें कर सकते हैं, तो इदारा पकड़ते हैं SBI, ठीक है। लेकिन अभी आपको इसका पता नहीं है ना, ये तो बेचारा जो है वो अभी नया डेवलप हुआ है, इसमें लोगों को आपको पता है लेकिन इदारे का नहीं पता। और हो सकता है आप जो है हमारी वीकनेस में कहें कि जी इनके कमरे में जो है वो ऐसे करके निशान लगे हुए हैं, इनका ये पीछे वाली चीज़ गिर जाती है। क्या स्ट्रेंथ है? टीचर्स। अल्लाह का शुक्र है हमारी फैकल्टी कम्बिनेशन इस वक्त तकरीबन वीकेंड से कि नंबर 1 हम एक आध जगह, एक आध अकाउंटिंग के पेपर में थोड़ा सा सेकंड लेयर में आते हैं, मतलब फर्स्ट लेयर में नहीं आते। और वो भी गिनती के 1-2 टीचर्स से, बस वो उनसे नीचे हम बेहतरीन हैं। और ये तो वीकनेस थी। चलो स्ट्रेंथ, अफोर्डेबल फ़ी और लोकेशन बहुत प्राइम, अखीर प्राइम लोकेशन बेहतरीन है। फुटफॉल बहुत है यहाँ पे। इस साइड पे भी 3-4 कॉलेज हैं, इस साइड पे भी 3-4 कॉलेज हैं, हम दरमियान में आके बैठे हुए हैं। ट्रायो कम्बिनेशन स्ट्रेंथ ये है कि हम बुक, ऑनलाइन, फिजिकल, इस सबको वो कर रहे हैं, यानी कि स्ट्रेटजीज़ अच्छी हैं, स्टूडेंट फ्रेंडली स्ट्रेटजीज़ हैं, जो कि बच्चों को इस वक्त चाहिए। हर कोई जो है वो उनको तकलीफ़ दे रहा है, तो उनको ये है कि हाँ भाई ये अच्छे लोग हैं। स्ट्रेंथ क्या है? लोगों का वो भरोसा कि उन्हें पता है कि ठीक है जी ये लोग, मतलब जब हम आए हैं तो उसके बाद से अभी हमने अनाउंस किया था, मुझे अगले दिन से ईमेल्स आना शुरू हो गई स्टूडेंट की, सर आपको पता है वो मैंने पहले आपसे साल पहले रब्ता किया था, मेरे फादर की डेथ हुई हुई है, मुझे इस तरह से मसला है, तो क्या मैं इधर आऊँगा तो क्या मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट मिल जाएगी। इस तरह लोगों का एक भरोसा है कि ये लोग जो है ना सिर्फ बिज़नेस करने नहीं बैठे, कुछ ना कुछ अच्छे वो हैं। इनका एंटरप्रेन्योर थोड़ा शरीफ आदमी। चलें, वो वीकनेस क्या है जी? LED बंद हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो अभी ठीक नहीं हुआ हुआ असल में। इस वक्त तो हम, हाँ इस वक्त तो हम यही देख रहे हैं ना कि इस वक्त ऑल्दो हमारी सीटें अच्छी हैं, ये जो है ना बड़े, मतलब हाँ सीटें बड़ी लग्जरियस सी हैं, और इस पर कम बच्चे आते हैं। ये जो है ना हमने हटा के बेंच बिछा देने, ये जो है ना वो कमरा छोटा हो जाता है। ये 150 का कमरा है, इन कुर्सियों के साथ जो है ना वो इसमें मुश्किल से 110 के करीब बच्चे बैठ पाएंगे। बेंचों के साथ वो पीछे 3 बेंचें, 48 बच्चे तो वहीं बैठ जाएंगे वो 3 लेयर्स में। तो ये कमरा 160 पे पहुंच जाएगा हमारे बेंचों के साथ। अच्छा, वीकनेस, अगेन वीकनेस में ये वाला इफेक्ट है क्योंकि अभी हम तैयार नहीं हैं। मतलब आप मार्च के एंड पे आएँ और फिर हमें बताएंगे कि हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो उसे प्रॉब्लम मानूंगा। इस वक्त मैं प्रॉब्लम, हाँ एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट मैं इस वक्त कंसिडर कर सकता हूँ। क्या है वीकनेस? अकाउंटिंग की बात करते हैं, हमारे पास 1-2 सब्जेक्ट्स में सुपर स्ट्रॉन्ग फैकल्टी नहीं है। असल में मसला ये कि हमारे पास स्ट्रॉन्ग फैकल्टी है, लेकिन प्रॉब्लम है कि बाकी इतने सुपर स्ट्रॉन्ग हुए हैं कि बच्चा कहता है जी ये, वो कहता है जी ये इस जगह ना आप मार्केट नंबर 2 हो गए।
तो मतलब मार्केट नंबर 2 होना भी बुरी बात नहीं है, मार्केट में 6-8 लोग हैं तो मतलब दूसरा मार्केटिंग भी हो रहा है फिलहाल, करंटली मार्केटिंग नहीं हो रही, मार्केटिंग उस तरह से नज़र नहीं आ रही हमारी उस तरह से फेसबुक ये था जो नजर आ रहा है। बस मेरा ही फेसबुक नज़र आ रहा है क्योंकि कॉलेज अभी पैदा हुआ है, उस बेचारे का फेसबुक अकाउंट अभी 1200 लाइक पे पहुंचा है, तो उस पर कुछ भी कर दें वो तो बिल्कुल ही हवा में उड़ जाना है। तो अब इस वक्त मुझे ही करना पड़ रहा है सारा कुछ, और आहिस्ता आहिस्ता उस अकाउंट को बड़ा कर रहा हूँ कि वो ज़रा कैमरे की क्वालिटी मज़ीद बेहतर हो सकती है, कैमरे की क्वालिटी ख़राब है असल में, उसमें एक्सपीरियंस का भी हुआ है। यहाँ पे लाइट लगी होनी चाहिए, ये वाली लाइट जो है वो फ़ायदा करने के बाद नुकसान कर रही है, ये आंखों के नीचे शेड आ रहा है, यहाँ लाइट होनी चाहिए। कैमरे जो है वो जो बड़े वाले कैमरे होते हैं ना, इसके इर्द गिर्द वो हॉल चढ़ा हुआ होता है, अंदर कैमरा यही वाला होता है। कैमरे का मसला नहीं, इस कैमरे को हमने अलग अलग माहौल में देखा है। लाइटिंग, इमरान खान कहता है ना लाइटिंग मेन चीज़ है, तो लाइटिंग मतलब अक्सर जगह पे ना इधर साइड पे एक बड़ी सी लाइट लगी हुई होती है। और मतलब मुझे यही था कि अभी इस वक्त चूँकि रिवीजन क्लास है तो बजाय इसके कि हम ये शशके मशके के चक्कर में पड़ें, फ़िलहाल हमारी ये चीज़ चले, लेकिन अगेन लाइटिंग, क्वालिटी ऑफ द कैमरा और फ्लैक्सें बहुत ज़्यादा लगी हुई हैं, टू मच। असल में हम जब आए तो पहले से इतनी सारी फ्लैक्सें लगी हुई थी और उनको हटाते थे तो हॉल रह जाते थे, तो उनको हटाने की कीमत ये थी कि उस पर हमने कुछ ना कुछ लगाना है, तो फ़िलहाल उस पर बस कुछ ना कुछ लगा दिया। फ्लैक्स काम का एक ही है जो सड़क की तरफ मुंह करके है, कि जो भी उधर से 3-4 जगह से चलता हुआ बच्चा आ रहा है वो उन 3-4 जगह पढ़ रहा हो या आगे के किसी कॉलेज जा रहा हो तो उसको हमारा वो वाला फ्लैक्स, तो हमारी जो लेटेस्ट अनाउंसमेंट है वो उस वाले फ्लैक्स पे होती है जो मार्केट की तरफ मुंह करके है। जी जी, आप ऑडिट के तो नहीं, बस थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, अभी पिछली क्लास चल रही है। हाँ जी, जल्दी जल्दी से ख़त्म करते हैं। क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? मार्केट है सर, मार्केट है, वास्ट मार्केट है, और आने वाला सेशन जिन 3 पेपर्स का उनमें से 2 में हम नंबर 1 है अल्हम्दुलिल्लाह। सर वो वीकनेस है मेरी, एक पीपी सर आपने पीपी शुरू नहीं किया, असल में इस टाइम पे हमने बच्चों को तंग तो नहीं करना ना, इस वक्त तो वो अपने पेपर दे रहे हैं, तो पीपी आइडियली पीपी और जो एमएस ऑफिस है वो शुरू करेंगे हम मार्च के मिड में, लोग पेपर से फारिग हों उन 3 महीनों में कर लें, पेपर्स के करीब हम कोशिश करेंगे हमारा कोई बैच पेपर्स के करीब ना बने। आप मतलब कर रहे हैं ना? कर रहे हैं, लेकिन हम अभी उसे अनाउंस नहीं कर रहे। असल में अनाउंस करने में एक लीगल मसला भी है, आरआईटी का स्टेटस। अब वो स्टेटस तो शायद परसों हमारे पास आया हुआ हो, लेकिन कानूनी एतबार से मैं मुनासिब नहीं लगता कि मैं कहूँ हैंड्स ऑन कोर्सेज में एडमिशन जारी हैं जबकि लीगली कागज़ में मतलब मुझे नज़र आ रहा है कि हो जाना है स्टेटस, लेकिन कागज़ में तो अभी नहीं हुआ ना, तो हमें तो वो भी मसले हैं ना। इसमें आपको ये थ्रेट फेस करना पड़ सकता है, जो ऑलरेडी बच्चे करेंगे वो आप एनरोल करवा लेंगे, फिर क्या फ़ायदा? हाँ, ऑलरेडी जो बच्चे आ रहे हैं वो एनरोल करवाएंगे और एनरोल करवाते हुए पूछेंगे, तो जो एनरोल कराते पूछ रहे हो हम बता रहे हैं, लेकिन हम वो चीज़ मिस कर रहे हैं। जी भाई, अभी बस 2-3 मिनट में बच्चों से कहें, 2-3 मिनट में शुरू हो रहा है। एम्बेसडर्स, ये अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट है, ये हमारी वीकनेस है, ये थ्रेट है। एम्बेसडर्स जो है वो कहीं पे भी जाके कुछ भी आतंक मचा के आ जाते हैं, कॉलेज के पेड लोग होते हैं और सोशल मीडिया पे लोगों को लगता है कि शायद यही गेम है, कौन सा टीचर सब्जेक्ट में बेस्ट, अचानक से 50 नाम आ जाएंगे और वो 50 एक अननोन टीचर के होंगे और हम नंबर 1 टीचर लेके बैठे हुए हम सोच रहे होंगे। मतलब एक दफ़ा तो इतना तूफ़ान हो गया ना, मैं शदीद तरीन हैरान हो गया। 2000 बच्चे बिज़नेस लॉ के मैं पढ़ा रहा और इंटरनेट पे किसी ने सवाल पूछा कि बिज़नेस लॉ का बेस्ट टीचर कौन है, मैं 28 कमेंट तक ढूंढता रहा कि कोई मेरा नाम आए। तो मैं कि ये कौन लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, ये कौन है जिनके मेरिट धड़ाधड़ आ रहे हैं, ये कौन है जो कि पागलों की तरह वो हैं। वो आई कैप जो है वो कह रहा है कि जी, मतलब एक दफ़ा आई कैप ने मुझे कहा कि जी आपने रिवीजन क्लास करनी है, मैंने कहा जी टाइम नहीं है, उन्होंने कहा जी आप ज़रूर चाहे 2 दिन के लिए आ जाए, मैंने कहा इस दफ़ा नहीं, उन्होंने कहा जी मैं लाजमी आए, मैंने कहा क्यों, उन्होंने कहा सर कमरा भरने के लिए भी तो कोई टीचर चाहिए, तो अल्लाह का शुक्र है कि वो जो इदारा जो सोर्स लेके बैठे हुए हैं उनको अपना हॉल भरने के लिए जो है ना, उन्होंने कहा यार अच्छा टीचर आएगा तो कम से कम हॉल तो भरेगा, एवं जो है ना वो, तो वो अल्लाह का शुक्र है, ट्रस्ट, भरोसा या इस तरह की चीज़। तो खैर अपॉर्चुनिटी थ्रेट, अपॉर्चुनिटी मार्केट है, सड़क पे बैठे हैं। पीपीई और एमएस ऑफिस 2 नए ऐसे कोर्सेज हैं जो एकदम से बहुत ज़्यादा आगे चल पड़ेंगे, जिनकी हमारे पास अच्छी स्ट्रेंथ है। और क्या अपॉर्चुनिटी है? जब आप वहाँ पढ़ाएंगे जो अभी सोच रहे हैं बच्चे एडमिशन लेने मार्केटिंग के लिए, हो वो जाएगी। आपसे पढ़ेंगे। ठीक है, असल में मैं उसको कभी भी मार्केटिंग नहीं मानता, असल वो मेरे एथिक्स का मसला है ना। अगर मैंने वो मार्केटिंग मानूँ ना, मैं एक दिन जाके पढ़ा के आऊँ,
क्योंकि एक दिन से भी पता लग जाता है, लोगों को पढ़ा के गए 5 दिन। मैं उधर इसलिए जाता हूँ कि उधर ना फ्री में लोगों को पूरा सिलेबस मिल जाता है, वो किसी और पोर्टल पे नहीं मिलता, और IQ पे लोगों का ट्रस्ट है। तो वो बच्चे जो है ना, अभी पिछले साल जो मैंने यूट्यूब पे डाला था उसमें बिजनेस लॉ के चैप्टर 1 के 25,000 व्यूज़ हैं इस वक्त यूट्यूब पे। और हमारी इतनी छोटी सी पॉपुलेशन में 25,000 व्यूज़ का मतलब है कि तकरीबन हर दूसरे बच्चे ने उसको देखा है, उससे फ़ायदा उठाया है। तो मेरी जो गेम है ना वो वाली है। मैं तो अपना कंपेटर खुद बन रहा हूँ। जब मैंने रिवीजन क्लास में सब कुछ दे दिया तो मेरे पास कौन आएगा? तो लेकिन बहरहाल ये है कि चलें, मतलब दुनिया की नज़र में दैट कैन बी अ मार्केटिंग, एटलीस्ट एक नाम है। जाहिर है अगर आप इदारे के स्टेज पे खड़े होते हैं तो बात और है। वैसे तो अब बच्चे इतने ऑनलाइन पे चले गए कि मुझे नहीं ख्याल कि अब वहाँ पे भी हॉल भरता हो। अब वहाँ पे भी जो है ना होना यही है कि बच्चों ने आगे पूछना ऑनलाइन है ना, बस ठीक है घर बैठ के देख लेंगे। हम बिज़नेस लॉ को इधर लाइव स्ट्रीम भी करेंगे। बिज़नेस लॉ और टैक्स की वहाँ जो क्लास हो रही होगी तो इस कमरे में इस वाले TV पे दिखाई जा रही होगी, ताकि जो बच्चे वहाँ जाने में दिक्कत है। तो हम तो खुद अपनी ऑडियंस तोड़ रहे हैं, यानी कि अब हमें वो नहीं चाहिए कि वहाँ नज़र आए कि हॉल भरा हुआ था। हमें ये है कि बच्चे को फ़ायदा हो जाए। थोड़ा सा वो विजन का भी एक मसला है, जिसकी वजह से अक्सर हमारे जो हम असर हैं कंपेटर्स वो कहते हैं जी आपसे आपको बिज़नेस नहीं करना आता। मैं कहता हूँ ठीक है जी, अगर ये बात है तो मुझे नहीं करना आता बिज़नेस। इस जगह पे मैं बुरा ही सही। थ्रेट तो बताया नहीं आपने, खतरा क्या है? मुझे खतरे तो बताए ना, मैं तैयार होकर बैठूँ। जो कल पुलिस वाला आया था वो थ्रेट है जी। सर थ्रेड ये भी है कि फील्ड चेंज हो रही है, AI के अंदर लोग जा रहे हैं, IR के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे लोग जा रहे हैं। लोग CA छोड़ के कह रहे हैं यार इसका क्या होना है, इतनी लंबी क्वालिफिकेशन हम कुछ और कर लें। थ्रेट ये कि मार्केट डाउन हो रही है या होने के चांसेस हैं, और बस इतना सा थ्रेट है। हमारे हर दूसरे दिन मीटर हमें कटने का खतरा लगा हुआ होता है। कोई भी आके कोई हमारी गाड़ियों पे निशान मार जाता है। बच्चे की गाड़ी खड़ी हुई थी, आसपास से कोई आके गाड़ी पे निशान मार गया। हमारे बोर्डों पे आते जाते कोई इंक फेंक जाता है। थ्रेड है आपको थ्रेट ही नहीं नज़र आ रहा, मतलब हम दुश्मनदारियों में बैठे हुए हैं। बस ये 1 मिनट सर कंपटीशन है जी। कंपटीशन राइट कंपटीशन है, राइट लेफ्ट नहीं, थोड़ा सा दूर है कंपटीशन। हमारा 2 जगह कंपटीशन है, सड़क पर काफ़ी आगे जाके और आगे गली में पीछे जाके एक बड़ा दूर करके है एक जो है ना वो ग्राउंड के आसपास। ये 2 कंपटीशन है, बाकी तो सब सिर्फ वो इंटरनेट पे बेच रहे हैं। हमारे पास असल चीज़ अल्लाह का शुक्र है। तो कंपटीशन है यस। और क्या थ्रेट है? खौफ है ही कोई नहीं, खुदा का खौफ करें, मेरे से पूछें। मतलब थ्रेट ये है कि भाई नेचुरल मसले, ऑयल आना बंद हो जाए, मेरा जनरेटर ही नहीं चलेगा, ख़त्म हो गई कहानी। कौन सा फिजिकल कैंपस और कौन सी क्लासें कर ली, बिजली आनी नहीं है, और जब आएगी तो 500 रुपये पर यूनिट पे आएगी। एक्सपेंसेस ओवर स्टेट होते जा रहे हैं, एनवायरनमेंट चेंज होती जा रही है, लोग आहिस्ता आहिस्ता ऑनलाइन पे जाते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता लाहौर को छोड़ रहे हैं। आने वाले सेशन में फाइनेंशियल डिस्ट्रेस की वजह से बहुत सारे लोग लाहौर आके नहीं पढ़ सकेंगे। तो इसलिए फिर अगेन हमें फिर कैमरा और इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना होगा, इस तरफ भी काम करना होगा। हमें ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन में जो जाता है, हम कहते हैं चलो ठीक है इधर से गया, हमारे पास और प्रोडक्ट्स भी हैं जो हमारी ऑलरेडी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ पे जो है वो चल जाएगा जी। जो आप ये ड्यूरिंग द लेक्चर जो मतलब होती है ना, आपने जैसे कल कहा था जुगते होती हम कट कर देते हैं, ये वीकनेस है। इससे मतलब ये होता है कि लेक्चर कंप्लीट नहीं है। हाँ, अब अगेन मतलब ये है कि वो उन पोर्टल्स में चूँकि वहाँ पे काम की बात होती है तो वहाँ बच्चा कहता है मज़ा नहीं आया। वो इधर फिर 1.5 घंटा क्लास लेगा, मज़ा आएगा, लेकिन फॉरवर्ड भी करेगा। तो वो बच्चा भी तो अलग ही है ना, वो उसको ना उधर चैन है ना उधर चैन है। ठीक है जी, मेरे ख्याल में जो है ना वो थ्रेड्स आप ज़्यादा नहीं बता पाए, ये मैं अकेले ही सोचता हूँ इसके ऊपर। तो समझ आया कि स्वॉट एनालिसिस कैसे है। किसी भी इदारे को, एक लाइव इदारा आपके सामने था, मैंने उसके ऊपर बात कर ली, PAE की एग्जांपल देखी, रिसर्च की। तो दिस चैप्टर डील्स विद कि अपना इंटरनल एनालिसिस कैसे करना है। कल इंशाल्लाह ताला हम एथिक्स के चैप्टर बात करेंगे जो हमारा आखिरी इंपॉर्टेंट चैप्टर रह गया है। उसके बाद दगड़ मगड़ चुगल मुगल है। ठीक है जी, इंशाल्लाह मिलते हैं।